चलो भैया ये बताओ, हाँ, कि पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? क्या याद था? बताओ जल्दी। सर हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? माइनर के बारे में पढ़ा था। याद है? कुछ धुंधली धुंधली यादें ताजा हुई होंगी। माइनर के बारे में हमने पढ़ा था, याद आ गया? ठीक है। पहला केस माइनर का बहुत इंपॉर्टेंट क्या था? मोहिनी बीवी वर्सेस, हाँ, मोहिनी बीवी धर्मदास घोष। मोहिनी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष ने क्या बोला? बच्चे के साथ की एग्रीमेंट क्या होते हैं? वॉइड एब इनिशियो होते हैं। ठीक है। सेक्शन 11 हम पढ़े थे। सेक्शन 10 ने बोला आप क्या होने चाहिए? काबिल। काबिल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? सेक्शन 11 ने क्या बोला? कौन कौन लोग काबिल होते हैं? जो 18 प्लस होते हैं और जिसे लॉ ने मना नहीं किया होता। राजू भैया बाहर जाओ, आप दरवाजा बंद कर दो, क्यों बातें करने लग रहे हो? ठीक है। इसके बाद हमने कुछ मजेदार बातें पढ़ ली थी सर। सबसे पहला सर, वॉइड एब इनिशियो, मोहिनी धर्मदास घोष, माइनर कैन बी यानी माइनर बेनिफिशियरी का माइनर पार्टनर बन सकता है क्या? भैया गलती से भी हाँ मत कह देना। बच्चे की जान लोगे क्या बोल सकता है माइनर? हाँ सर, माइनर ऑलवेज प्लीड, ये हम देख चुके थे सर, है ना? केस लॉ भी याद कर चुके थे हम। खानगुल वर्सेस लखा सिंह। मनी ट्रेस होगी तो मिल जाएगा खानगुल को, नहीं ट्रेस हुई तो नहीं मिलेगा। इससे पता लगा माइनर से पैसा वापस लेने के लिए, माइनर से सामान वापस लेने के लिए वो क्या होना चाहिए? अगर वो खा गया तो उल्टी करवा लोगे क्या? बस वो वाली बात याद रखना, है कि नहीं बात? राइट सर। अगली बात, रेटिफिकेशन अलाउ हो सकता है क्या? नहीं सर। कि बच्चा कह दे कि भैया सर मैं 18 होने के बाद मेरे ऊपर केस कर देना, ये ऐसा पॉसिबल है क्या? हमने चाकू वाला केस हमने, है ना, पढ़ लिया था। अब सर अगली बात, हमने कुछ और बातें पढ़ ली थी छोटी मोटी सी। सर माइनर को परफॉर्मेंस करने के लिए कंपेल नहीं कर सकते। माइनर एजेंट बन सकता है? बन सकता है। मैं किसी बच्चे का शॉर्टी बन सकता हूं, है ना, क्योंकि उसके फायदे के लिए होगी वो बात, है कि नहीं बात? अब ये बताओ, माइनर शेयर होल्डर बन सकता है? नहीं सर। लेकिन ट्रांसफर और ट्रांसमिशन से हो सकता है। ये हमने छोटी छोटी बातें हमने पढ़ ली थी, है ना? राइट। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर मेजर ये पढ़ लिया था क्या? ये नहीं पढ़ा सर। अब अगली बात आती है सर, माइनर और माइनर के घर वाले, है ना, मिलके क्या गुल खिला सकते हैं? अब ये बताओ, क्या माइनर के घर वाले, जब तुम बच्चे रहा करते थे, है ना, जब तुम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, है ना, जब तुम बालक हुआ करते थे, तो मुझे ये बता दो, क्या तुम्हारे कॉन्टेक्ट कौन करता था तुम्हारे बिहाफ पर? पापा करते ना, पापा, है ना? तो भैया एक और बात ध्यान रखना, माइनर के खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता। एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड। लेकिन उसके मम्मी पापा माइनर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा क्यों भैया? हाँ, ऐसा क्यों? बोलो, ऐसा क्यों वैलिड क्यों हो जाएगा? क्योंकि भैया वो माइनर के गार्जियन नहीं, वो माइनर के बेनिफिट्स के लिए। तो माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी। माइनर प्रोमिशन नहीं हो सकता, पर माइनर क्या हो सकता है सर? है ना, बेनिफिशियरी हो सकता है। तो माइनर किसके लिए हो गए सर? वो बेनिफिट्स के लिए हो गए। इसलिए कहा कि माइनर के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अब एक पिताजी जो तुम्हारे लिए हमेशा क्या करते थे सर? बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते थे। तुमने पढ़ाया, तुम्हारा बेनिफिट है नुकसान है? तुम्हें कपड़े दिला दिए, तुम्हारा बेनिफिट है नुकसान है? क्या सर क्यों दिला दिए, है ना, गर्मी लगती है मुझे तो, राइट। तुम्हें खाना पीना दे रहे तो बेनिफिट है नुकसान है? बेनिफिट मानते होंगे ना। तो जज भी बेनिफिट मानता है, सर क्या रखा है सर खाने पीने, है ना, सब मोह माया है, ठीक है, राइट। तो भैया जज साहब ने क्या बोला? जज साहब ने बोला माइनर अगर माइनर के मेजर, माइनर के घर वाले अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं माइनर के बिहाफ पर, तो वो उसके बेनिफिट के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा सर? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन किसने किए होंगे? तो आपके जो स्कूल के साइन होंगे, जब स्कूल गए होंगे, जब तुम्हें पता नहीं था कहां भेज रहे मुझे घर वाले, और तुम लेट के जाते थे स्कूल, रेंग के जाते ना, मजबेदो, है ना, राइट। शुरू में बच्चे को प्ले स्कूल भेजते हैं जब, तो फैल जाता बच्चा, है कि नहीं बात? राइट। तो भैया तो जब तुम्हें पता भी नहीं था तो क्या होता था सर? तो भी वो तुम्हारे फायदे के लिए होता नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पापा ने साइन किया स्कूल के, वैलिड इनवैलिड? तो जिंदगी भर तुम्हारे साइन कौन करते आ रहा है सर? पिताजी साइन करते आ रहे हैं तुम्हारे ब्याह पर। तुम्हारे लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया पिताजी ने किया, तो वे क्या माने जाएंगे सर? वैलिड माने जाएंगे। तो बच्चा तो भैया रात से रोता है। अब जब मैंने अपनी बेटी को स्कूल भेजना शुरू किया, तो स्कूल के टाइम पे रोती थी, वो अंधेरा होती रोने शुरू कर देती थी। उसको पता था सुबह होते ही क्या होगा, रात के 9 बजे रोना शुरू, क्या पापा कल स्कूल नहीं जाना। मैंने कहा तो सुबह तो रोने थे, पहले पूरी रात रो के बेहाल।
भैया शुरू के एक हफ्ते बड़ा मुश्किल करता है ना, तो फिर क्या करें, उसके बाद समझ आते भाई क्या करना पड़ेगा, पोसम पर खेलना पड़ेगा, है ना, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, स्कूल तो जाना पड़ेगा। लेकिन अगर साइन किए भी है तो पापा ने किए ना, तो भैया पिताजी ने साइन किए तुम्हारे बिहाफ पर। अब तुम्हारे जैसे खतरनाक बालक, पेप्सी बहुत दिनों बाद आया आज, है ना भाई, ज्वाइंट कहेंगे, ज्वाइंट ज्वाइंट कह रहा मैं आऊं, है ना, तो भैया ऐसी। अब भैया अब हुआ क्या, तुम्हारे जैसे खतरनाक बालक, ठीक है, जो बिल्कुल नकारा निकम्मा, राइट, खतरनाक, घर वालों ने कितने भले के कॉन्टेक्ट किए, उस सारे कॉन्टेक्ट को बोला इनमें नुकसान ही क्या, पापा क्यों पढ़ा रहे हो, मुझे पढ़ना तो है नहीं, है ना, तो भी भैया तुम्हें वो नुकसान, पापा क्यों दिला रहे हो कपड़े मुझे, है ना, सब मोह माया, क्यों खाना दे रहे हो मुझे, सब मोह माया, है ना। पिताजी की नजरों में बिल्कुल नकारा बालक। पिताजी ने कहा यार क्या करूं, उसका कुछ नहीं कर सकता, तो पापा ने कोई बात नहीं, बालक तो अपना ही, जैसे मच्छर को मार देते हैं, अरे क्यों मार दिया, अपना ही खून था, है कि नहीं बात, राइट, मच्छर भी तो अपना ही खून होता है यार, ठीक है, तुम्हारा खून पे तुम ही मार देते उसको, ठीक है। तो पिताजी ने बोला अपना ही खून है, कुछ तो फायदा उठा ले। पिताजी ने क्या किया, पिताजी बहुत खतरनाक थे, है ना। पापा ने क्या किया, पापा ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ सर, एक कंपनी के साथ, मान लो बिल्डिंग खरीदने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने बोला भैया घर खरीदते हैं, है ना, घर बाय किया। अब घर बाय करने के बाद जिससे घर खरीदा, ठीक है, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स तुम जानती हो ना कौन है, हाँ इमरान हाशमी। अब मिस्टर एक्स ने क्या किया सर, मिस्टर एक्स ने क्या किया, ठीक है सर घर खरीद लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और ईएमआई पे क्या हुआ, इंस्टॉलमेंट बांध दी गई कि भैया हर महीने घर की इतनी इंस्टॉलमेंट जाएगी, इंस्टॉलमेंट तो कई साल तो चलती है। अब भैया घर की इंस्टॉलमेंट जब पक्की कर दी गई, तो पिताजी ने खतरनाक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में पता क्या लिख दिया, कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया अगर मैं कभी भी इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट कर दूं, अगर मैं कभी भी इंस्टॉलमेंट नहीं दूं, है ना, तो मेरे बालक है नालायक सा, है ना, इस बालक को क्या कर देना, इस बालक को बेच देना, है ना, बहुत महंगा बालक है, ठीक है ना, इस बालक को बेच देना, यानी कि जो भी कार्रवाई करनी है इसके ऊपर करना, जेल केस ये कर देना। और भैया पिताजी कह रहे हैं, जैसे हम तो बोलते हैं देख ले भाई नहीं है, देख ले बहन नहीं है, ऐसे पिताजी तुमसे बोला देख ले बालक नहीं है मेरा, अब तुम भी मुझसे हाँ पापा हूं तो आपके बालक, तो साइन कर देना फिर, ठीक है। अब मैंने जिंदगी भर तेरे बिहाफ पे तेरे लिए इतना सब कॉन्टेक्ट किए, तुझे खिलाया पिलाया, तुझे है ना बाइक चाहिए बाइक दिला दी, ठीक है, राइट, तुझे कपड़े चाहिए कपड़े दिलाया, तुझे घूमने जाना है ना, ये टिकट भी दी, ये टिकट भी दिया, तुझे स्कूल में पढ़ाया लिखाया, ये सब जो तूने मांगा वो सब दिया, दिया कि नहीं दिया, राइट। जॉइंट को बोला तुझे जॉइंट चाहिए, उसके पैसे भी दिए, है कि नहीं बात, पेप्सी को पेप्सी की क्या ना क्रेट दिलाई पीने के लिए, है कि नहीं बात। तो भैया इतना ये भोले वाला बालक हमारा, है ना, राइट। अब ये तो सब कुछ दिया जो घर वालों ने बोला। अब बताओ, ठीक है ना, दो धर्म सबसे ऊपर होते हैं, मातृधर्म और पितृधर्म, है ना भाई, माता का धर्म और, तो अब किसका कौन सा धर्म चुकाने का वक्त आया, पिता का, पितृधर्म चुकाने का वक्त आया। पिताजी ने इमोशनल कर दिया, पापा आप कह रहे पापा ऐसे भारी भारी शब्द क्यों बोल रहे हो, मातृधर्म पितृधर्म, हाँ बस वही, आज मातृधर्म और पिता का धर्म चुकाने का वक्त है। पापा बताओ कैसे चुकाऊं, अंगूठा काट दो एकलव्य की तरह, ना गर्दन काट के दे दूं आपको, ना बेटा ना, खून खराब नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ एक छोटी सी बात, तू साइन कर दे बस, तू इस पेपर पे इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दे बस, कि भैया जिम्मेदारी मेरी है साइन। अब इस पे बालक ने क्या किया, पितृधर्म निभाते हुए, पिताजी का धर्म निभाते हुए क्या किया सर, है ना, कर्ज चुकाना, माँ बाप का कर्ज, तुम्हारे चुकाने का कर्ज चुकाने का वक्त आ रहा नवंबर में, जनवरी में भी क्या होना चाहिए सर, है ना, रिजल्ट बढ़िया आना चाहिए, पता लगा बेइज्जती करा ली और रिश्तेदार तैयार बैठे, याद रखना ये बात मेरी। तो भैया पितृधर्म चुकाने का वक्त आया, आपने साइन कर दिए, ठीक है, साइन कर दिए, तो घर वालों ने क्या किया, जानबूझकर ईएमआई भरनी बंद कर दी। अब भैया ताकि तुम कूटे जाओ, अब भैया आंटी ने कॉल कर दी, गाना गा दिया आंटी ने, आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, आंटी ने पुलिस बुला ली। अब आंटी ने पुलिस बुला ली, अब तुमने साइन कर दिया बालक, अब बताओ क्या तुम्हें जेल जाओगे नहीं जाओगे, क्यों नहीं जाएंगे भैया। पर भैया पिताजी क्या बोल रहे हैं, पिताजी ये बोल रहे हैं कि जब मैं बच्चे के फेवर में कॉन्टेक्ट करता हूं तो सब सही है। जिंदगी भर बच्चे के फेवर में क्या किया मैंने, जिंदगी भर बच्चे के फेवर में कॉन्टेक्ट किए, और बच्चे के ऊपर वो लागू भी हुए, मेरे ऊपर भी लागू हुए, कि अगर बच्चे ने कोई शैतानी कर दी स्कूल में, है ना, टॉयलेट में बम तो दुनिया लगाती है, मैंने कहा लगाया, प्रिंसिपल ऑफिस में। जब मेरा बालक ब्लैक लिस्ट में आया गया, ब्लैक लिस्ट बालक ने की अगली गलती पे स्कूल से रेस्टिकेट, तब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, पैसे मैंने भरे इसके, है ना, इसकी पेनल्टी मैंने भरी, इसके प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर मैं खड़ा होता था इसके साथ साथ, दोनों हाथ खड़े ऊपर खड़े होते थे। बताओ ऐसे अगर मैंने काम किया तो बालक मेरे लिए तुम नहीं कर सकता। जज साहब के दिल पे लगी हुई बात,
पिताजी, पापा के दिल से पूछो तुम पापा क्या कह रहे हैं, पापा 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 क्या बोल रहे हैं, पापा बोल रहे हैं कि जब जिंदगी भर पिता बच्चे के नालायक कामों की वजह से मुझे जिम्मेदार ठहराया गया, मेरी जेब से पैसे दिए गए, मेरे साइन किए गए, मेरे ऊपर जिम्मेदारी ली गई, है ना, राइट। और आज अगर मैं अपनी जिम्मेदारी बच्चे पे डाल रहा हूं तो डलनी चाहिए डलनी चाहिए, बताओ डलनी चाहिए डलनी चाहिए? ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। ये देखो केस क्या आया, टन 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 टन, केस देखो क्या आया, केस वही है जो तुम कह रहे हो, है कि नहीं? डलेगी नहीं डलेगी, बताओ डलेगी नहीं डलेगी? नहीं डलेगी, नलायक नहीं डलेगी। अरे यार नलायक ये बताओ, तुम कंफ्यूज हो क्यों रहे हो ये बताओ? जब हमने क्या बोला, माइनर कैन बी अ, कैन नेवर बी अ प्रॉमिसर, ठीक है। तो जब ये वाला केस आया, इसके साथ ही हल्ला मच गया इस केस पर, सराजन और फरक्कुद्दीन पर केस हल्ला मच गया। अब यही केस जब कोर्ट में गया, जज साहब ने पता क्या बोला, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट गार्जियन जो करते हैं वो वैलिड होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैसे होने चाहिए, वो नशेड़ी कैसे होने चाहिए वो। लेकिन जज साहब ने बहुत खतरनाक डिसीजन दिया इस केस में कि भैया गार्जियन ने अगर तुम्हारे ऊपर ईएमआई बांध दी इमोल प्रॉपर्टी के लिए, घर खरीदने के लिए, गार्जियन कैन नॉट बाइंड अ माइनर इन कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज इमोल प्रॉपर्टी। तुम्हें बाइंड नहीं कर सकते कि भैया घर बेच दो। अगर मैंने घर खरीदा और बच्चे ने पैसे नहीं, मैंने पैसे नहीं तो बच्चे को जेल भेज देना, ना ना, रिवर्स हो सकता है। बच्चे के गलत कामों के लिए कौन जिम्मेदार है? पापा। बच्चे के कोई भी काम के लिए पापा जिम्मेदार है, क्योंकि पापा ने बच्चे के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो बच्चे की फीस कौन देगा? पापा देंगे, है ना। बच्चे की कोई तोड़फोड़ कर दी, पेनल्टी कौन भरेगा? पापा भर देंगे, ठीक है। यानी कि अगर तुमने कोई उल्टा सीधा काम कर दिया, स्कूल में बम पटाखे छोड़ दिया, तो नोटिस किसके नाम पे जाएगा? आपके घर पे नोटिस जाएगा, कॉल भी किसके पास जाएगी? पापा मम्मी के पास जाएगी। लेकिन रिवर्स नहीं हो सकता कि पापा कोई गलत काम करे, कॉल किसके पास जाए? हेलो तेरे पापा सही काम ना कर रहे, क्या करते मेरे पापा ने? जल्दी पुलिस स्टेशन आ जा। तो ऐसा सुना है कभी कि पापा ने गलत काम किया, पुलिस स्टेशन कॉल तुम्हारे लिए, तेरे पिताजी सही काम ना कर रहे आजकल, है नहीं? हुआ पकड़ेगा क्या ड्रग्स के साथ, ले आ जल्दी आ जा। ऐसा कभी सुना है? नहीं ना। जज साहब ने कहा ऐसा होता नहीं है भाई, ऐसा होता नहीं है। तो बच्चे के काम के लिए पिताजी जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन बच्चे के काम के लिए पिताजी के काम के लिए बच्चा जिम्मेदार, बच्चे के कुछ छोटे मोटे कामों के लिए पिताजी को जिम्मेदार ठहराया जाता, जैसे स्कूल में होता था। बात समझ में आ गई सर? इसे बोला गया कॉन्ट्रैक्ट बाय द माइनर गार्जियन। माइनर के गार्जियन भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे माइनर के लिए, तो माइनर को फंसा नहीं सकते, माइनर के फेवर में कर सकते हैं। बोलो समझ गए सर? बोलो समझ, मजा आ गया सर? अब इसका रिवर्स भी हुआ। इसका रिवर्स पता क्या हुआ? माइनर, क्या एक बच्चा अपने पापा को पसंद था बदला लेने के लिए? अब बताओ, एक बच्चा कह रहा है मैं ऐसा काम करूंगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम करूंगा मैं, न्यूज़पेपर में छपेगा। उसने ऐसा काम किया, न्यूज़पेपर में छप गया उसका नाम, न्यूज़पेपर में, एज अ टेररिस्ट एक्टिविटी। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। तो उन्होंने आमिर खान ने गाना गा दिया, पापा कहते हैं, पापा ने कहा था बड़ा नाम करना है, ये थोड़ी कहा था लीगल इलीगल करना है जी। क्या करना है सर? बड़ा काम करना, बड़ा नाम करना है, टेररिस्ट, ड्रग्स पेडलर, है कि नहीं बात? ठीक है ना, राइट। पापा मैं ड्रग्स बेचता नहीं, मैं ड्रग्स बनाता हूं, रॉ मटेरियल लाता हूं, है ना, 1 किलो से 1000 किलो बनती है। वो देखिए विक्रम पिक्चर, कमल हसन वाली, वो ड्रग्स के ऊपर तो बेस्ड पिक्चर है, वो ड्रग्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो उसमें दिखाते हैं कि भाई अगर किसी के पास 1 ग्राम ड्रग्स है, तो 1 ग्राम रॉ मटेरियल से जो आउट है ना, जो तुम सूंघते हो, वो 100 किलो सूंघने का मटेरियल बन सकता है, ठीक है। तो वो उसके ऊपर ही बेस्ड है। तो कह रहा पापा मैं वही हूं विक्रम, है ना, राइट, ड्रग्स बनाऊंगा और बेचूंगा। और उसने जब कॉन्टेक्ट किया तो कॉन्टेक्ट में किसका नाम लिख दिया? पापा। देख लो, पापा जैसे बोलते देख ले, भाई नहीं ऐसी, पापा देख लो, पापा नहीं हो, मंदिर से तो नहीं उठाया ना मुझे, नहीं बेटा पापा प्लीज साइन कर दो, ठीक है। अब उसने बेचारे ने बहका भुकू क्या किया सर? पापा के साइन कर दी, पापा का नाम लगा दिया, और फिर पकड़ा गया। फिर क्या हुआ सर? आंटी पुलिस बुला लेगी, है ना, पकड़ा गया। अब वो क्या कह रहा है, मैं पकड़ा गया, मेरी जगह जेल कौन जाएगा? पापा जाएंगे। जैसे बच्चा हमारा खून है, मैं ही पापा का खून हूं, तो पापा को जेल जाना पड़ेगा। अब भैया साइन भी किसके हो गए सर? पापा के हो गए। अब पता नहीं बच्चे ने क्या बहका के, क्या पट्टी पटा के, पापा आखिरी डील है, इसके बाद जिंदगी में कभी डील नहीं करूंगा, ऐसे इमोशनल डायलॉग मार के पापा के साइन करवा लिए। पापा ये आखिरी ड्रग्स का काम है, इसके बाद हमें कभी ड्रग्स के काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसे अमीर हो जाएंगे, है कि नहीं बात? पापा एक पुड़ी आपकी भी होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया माल है पापा। अब ये बताओ,
अब पुलिस आ गई, पुलिस के साइन देखे पापा के, पापा जेल जाएंगे नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? अबे अभी ऊपर तो पढ़ा था कि पापा यानी गार्जियन पेरेंट्स विल बी लायबल फॉर द माइनर और गार्जियन पेरेंट कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ माइनर। पढ़ा तो था रे पुष्पा, पढ़ा तो था। क्या बच्चे के काम के लिए पापा जिम्मेदार होंगे नहीं होंगे? अरे अभी ऊपर तो पढ़ा था। अब देखो ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा है कि बेनिफिट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे पापा, मम्मी पापा गार्जियन किसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? बेनिफिट्स के लिए। उसके इलीगल कामों के कॉन्ट्रैक्ट नहीं, उसे फंसा नहीं सकते। अब जब बच्चा अपने पापा के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं, पापा जिम्मेदार होंगे, है ना, तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके के हो सकते हैं सर बताओ? सर वो अब ये थोड़ी पिताजी को फंसा दोगे तुम, पापा की तुम्हारी लड़ाई होगी एक दिन, पापा ऑफिस चले गए, तुम कह रहे हो मम्मी से मम्मी पापा आज घर नहीं आएंगे पापा मम्मी कह रहे क्या बोल रहा है, होश में नहीं है क्या? मतलब पापा घर नहीं आएंगे, पापा जेल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने पापा को फंसा दिया। तो भैया बच्चा अगर इतना खतरनाक है तो उन्हें पापा को जेल भेज देगा क्या? जज साहब ने दोनों पॉइंट लिखे लॉ में। पिताजी बच्चे को जेल नहीं भिजवा सकते कि बच्चे के ऊपर ईएमआई बना दी, क्योंकि बच्चे के खिलाफ कोई भी काम नहीं हो सकता, बच्चे की बैलेंस शीट में तो लायबिलिटी आई नहीं सकती। जमती है बात? जमती नहीं जमती? फिर बच्चे के ऊपर जब बात है तो बच्चे को भी बता दी कि भाई बच्चा भी क्या नहीं करेगा सर, माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट्स और गार्जियन। बच्चा भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा मेरे पिताजी जिम्मेदार होंगे, जब तक कि उसके पापा खुद जाके ना बोल दें कि इसके काम के लिए सर मैं क्या हूं, आप मुझे बताना। तो पापा जब स्कूल में जाके बोलते से काम के लिए मैं जिम्मेदार हूं, तब पापा लायबल होंगे। ठीक है ना? अगर बच्चा कोई टेररिज्म एक्टिविटी कर रहा है, इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, तो उसके पापा को थोड़ी जेल भेज दोगे? है कि नहीं बात? समझे बात को? अब कसाब ने क्या कहते हैं मारा इतने लोगों को, 17 साल का था वो जब उसे मुंबई में अटैक किया, तो उसके पापा को थोड़ी जेल भेज दोगे? भाई जेल तो उसे भेजना पड़ेगा ना। इसमें उसके पापा की क्या गलती है भैया बताना? बालक भटक गया तो पिताजी की गलती है? अब जॉइंट ले रहे से पापा की गलती है? पापा ये कह रहे मेरे भी बना नहीं ना, तो कुटेगा नहीं कुटेगा? एक दूसरा एंगल देखो क्या लिखा है, इन्फेंट इज नॉट कैपेबल ऑफ बाइंडिंग द पेरेंट्स इवन फॉर, पेरेंट्स को बाइंड नहीं कर सकता चाहे उसे नेसेसिटी की जरूरत क्यों ना हो। पेरेंट फिर कब लायबल होंगे सर? ओनली जब सामने वाले को पता हो कि वो किसके बिहाफ पे काम कर रहा है, पापा के एजेंट की तरह काम कर रहा है। पापा ने बोला तू कर ले काम मैं देख लूंगा, पापा ने बोला तू स्कूल जा चल फीस मैं भर दूंगा, तो उस टाइम पे बालक क्या था और पापा क्या थे? यानी कि बच्चा जो भी काम करेगा, एजेंट प्रिंसिपल का रिश्ता पता क्या होता है कि जब भी एजेंट काम करता है ना, वो अपने नाम से काम नहीं करता, प्रिंसिपल के नाम से काम करता है। और जो एजेंट जो भी सामान बेचता है, उसके पास जो आई कार्ड होता है या उसके पास जो विजिटिंग कार्ड होता है, वो अपने नाम का नहीं होता, उसका नाम लिखा होता है एज अ सेल्समैन और नीचे लिखा होता है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। है कि नहीं बात? अगर राजू भैया कभी भी किसी से काम करेंगे, बात करेंगे तो अपने बिहाफ पे काम नहीं करेंगे, किसके बिहाफ पे काम करेंगे? आरके जी के बिहाफ पे काम करेंगे। मैम अगर काम करेंगे तो इसके काम करेंगी आरके जी के बिहाफ पे। है कि नहीं बात? राइट। यानी कि एजेंट वो बंदा होता है वो जो अपनी आइडेंटिटी रखता ही नहीं, वो कहता सर मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव हूं, मेरे बोले हुए शब्द, मेरे किए हुए काम, है ना, मेरी की हुई डील वो मेरी नहीं है, कंपनी की है, प्रिंसिपल की है। तो एजेंट इज जस्ट द रिप्रेजेंटेटिव, उसकी अपनी कोई अस्तित्व नहीं होता, अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। और जब आप उससे कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आप प्रिंसिपल से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, एजेंट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। बात समझ में आ रही ना? राइट। इसलिए हमको क्या कहा जाता है, कोई भी दिक्कत हो कंपनी कस्टमर के पे कॉल करना, उसको नहीं लपेट सकते आप जो आपको बेचे गया सामान। ठीक है, ऐसे बच्चों को कहा गया जब बच्चा कोई भी काम करेगा तो बोलेगा कि भैया मैं नहीं कर रहा, किसके बिहाफ पे कर रहा हूं, या प्रिंसिपल खुद आके, पापा खुद आके बोलेंगे बच्चा जो काम करेगा वो मेरे बिहाफ पे काम करेगा, मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए स्कूल के, कोचिंग के, है ना, सामान खरीदने बेचने के किसके कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं? बच्चे के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाते हैं अगर वो कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ एजेंट ऑफ पिताजी। स्कूल के केस में तो वो भी नेसेसरी ही होता है ना? क्या चीज? हाँ, लेकिन वो एजेंट होता है ना पेरेंट्स का। एजुकेशन नेसेसिटी है, लेकिन क्या होगा सर, वो पापा प्रिंसिपल बनते हैं और इनिशियल साइन तो किसके होते हैं? पिताजी के होते हैं। फीस बुकलेट वगैरह पे, रिपोर्ट कार्ड पे साइन ना कराते रहे, हालांकि हम खुद ही कर लेते हैं साइन पापा के, लेकिन फाइनल रिपोर्ट कार्ड तो हालांकि स्कूल में तो हम पापा ही बदल लेते हैं। या तेरी दाढ़ी बड़ी हो रही है, ये तो पापा बना रहा है, ना चल बड़े भैया बन के चल ले। तो हमने स्कूल में तो बहुत सारे पापा बदले, है कि नहीं बात? पापा खुद नहीं पता कि बालक ने कितने पापा बना लिए।
है कि नहीं बात? लेकिन मुद्दे की बात करें, सभी में एक ही चीज कॉमन है कि मैं पिताजी के बिहाफ पे क्या हूं, काम कर रहा हूं। ठीक है, समझा की बात? अब एक बालक और डेंजर, तुम्हारे जैसा होशियार बालक और डेंजर। बालक कह रहा है सर आप बहुत दिन से अपनी पुरानी गाड़ी चला रहे हो, नई गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? हाँ, मुझसे कह रहा है। मैंने कहा भाई नई गाड़ी क्यों ले लेते, बस पुरानी गाड़ी बड़ी चल रही, क्या दिक्कत है? कह रहा है सर मैं आपको अगर नई गाड़ी दिलवा दूं तो मजा ना आ जाए? मैंने कहा बहुत मजा आएगा, जब पैसे तू दे देगा तो बहुत मजा आएगा, गिफ्ट कर दियो, जब क्या कहते हैं पास हो जाए। बालक ने बोला सर पास पास होने की टेंशन ही नहीं है, अभी लो आप, है ना? अब भैया बालक पहुंचा मेरे पास, बहुत ही बड़ी स्कीम बताए। कह रहा सर मैंने रात भर सोचा, भैया मैंने बहुत रात भर सोचा कि आपको बड़ी गाड़ी कैसे दिलाऊं, मजा नहीं आता, बड़ी सी होनी चाहिए गाड़ी, है ना? तो मैंने कहा भाई कैसे दिलाएगा? कह रहे सर आप क्या करना, आप बस जैसे से मैं कहूं वैसे करते रहना, बस सर गाड़ी आपकी जिम्मेदारी मेरी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। मैंने कहा खून मांगे? हाँ, बस तुम आप मुझे थोड़ा सा खून दे दो, आजादी आपकी है सर, चिंता मत करो, कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता। मैंने कहा पता नहीं रात में क्या सपना देख लिया। कह रहे सपना नहीं देखा, मैंने बहुत तगड़ी प्लानिंग की है सर। मैंने कहा भाई बता दो प्लानिंग क्या कर? बस आप चलो सर। बालक कहाँ ले गया मुझे? शोरूम गए हम। कौन से शोरूम चले जाएं? चलो भैया, बालक कह रहे सर भैया BMW लेके जाऊंगा आपको। BMW के शोरूम पे चले गए भैया। लो भैया BMW का लोगो ही बना देते हैं ना, सपने से बाहर आ जाओ। BMW के लोगो पे लोगो बन गया, BMW के शोरूम पे चले गए। अब उसने कहा भैया काम करना, गाड़ी खरीदेंगे, बहुत ध्यान सुनना, है ना? बालक जो था वो 18 से नीचे था ना, 17 साल का था, राइट? मैं तुमसे 5 साल बड़ा, 5-10 साल बड़ा, 25 साल का, ठीक है, राइट? अब अगर मैं 45 का तो 40 का है भाई, याद रखियो, अपनी उम्र बढ़ा रहा है, ठीक है? अब हमने कार खरीदी, कार खरीदने में बालक पता क्या कह रहा है? कह रहा है सर बस एक जगह साइन आप कर दो। पता है कौन से? डाउन पेमेंट के। भैया डाउन पेमेंट आप दे दो। कितने रुपए दें? 2 लाख रुपए। भैया डाउन पेमेंट मैंने दे दी 2 लाख रुपए। कह रहा बाकी सर बाकी जगह पे आपने साइन कर दिए, बाकी जगह पे जहां भी बात होगी ना मैं साइन करूंगा, मैं साइन करूंगा। बालक ने अपने साइन कर दिए, EMI सब मैं करूंगा, है ना? पुराने जमाने का लो, पुराने जमाने में हो जाती थी, पुराने जमाने में बाल विवाह हो जाता था, है कि नहीं बात? तो बालक ने साइन कर दिए। अब कंपनी वालों ने भी इतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कहा डाउन पेमेंट आगे भैया कार बेचो। उस जमाने में कार कहां बिकती थी भाई? ऐसे 100 साल पहले कार कहां होती थी? लोग साइकिल पे चला करते थे, है कि नहीं बात? राइट? तो उन्होंने भी कहा चलो यार कार सेल हो रही, चलो बेच देते हैं। अब कार बेच दी, उस जमाने की बात है। अब बालक ने भी साइन कर दिया, मैंने भी साइन कर दिया, बालक ने EMI भर दी, मैंने डाउन पेमेंट, ठीक है? बालक ने कहा सर नारे ना 50-50, आधे दिन आप रखना, आधे दिन मतलब 15 दिन आप, महीने 15 दिन में। अब भैया बालक ने कहा सर आपने ये डाउन पेमेंट दिए, आपके घर पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, है ना? अब बालक ने क्या किया? गाड़ी खड़ी कर दी भैया मेरे घर पे, स्टार्ट है गाड़ी एकदम, ठीक है? धुआं निकल रहा है, गाड़ी पुराने जमाने की गाड़ी है ना, धुआं निकल रहा है इसलिए, ठीक है? इंजन में से धुआं निकलता हुआ गाड़ी एकदम स्टार्ट है। अब BMW का स्टार्टअप मेरे घर पे खड़ी है, पहली EMI नहीं आई, दूसरी EMI नहीं आई, तो भैया बैंक वाले नोटिस देंगे नहीं देंगे? अब भैया आंटी ने पुलिस बुला ली फिर से, बैंक वालों ने कहा भैया EMI टूट रही है, ठीक है? बैंक वाले घर आ गए। अब बैंक वाले घर आ गए, कहने लगे भैया देखो EMI दे दो वरना गाड़ी भी जाएगी, पेनल्टी भी लगेगी, ठीक है? अब मैंने कॉल किया बालक को, मैंने कहा भैया क्या कर रहा है, घर पे आ गए, जल्दी आ जा। अब बालक आ गए घर पे, बालक कह रहे सर आप चिंता मत करो, बस बैंक वाले को रोक कर चिंता मत करो, मैं देख लूंगा सब कुछ, आप चिंता मत करो। बालक आ गया भाई घर पे, बालक लेट गया गाड़ी के आगे, बालक कह रहा गाड़ी अगर हिलेगी तो मेरी लाश के ऊपर से हिलेगी। बैंक वाले कह रहे भैया EMI नहीं हुई तेरी लाश, ना गाड़ी अगर हिलेगी मेरी लाश के ऊपर से हिलेगी, गाड़ी आगे नहीं जा सकती। बैंक वाले कह रहे बैक करके ले जाएंगे, ठीक है? तो कह रहा बैक भी नहीं, बैक के पीछे दीवार के पीछे खड़ी कर दो सर, गाड़ी आगे नहीं, गाड़ी बेचारा लाश के ऊपर बिल्कुल, कह रहा गाड़ी के आगे टायरों के नीचे लेटा है, गाड़ी अगर हिलेगा सर को भी वो कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि साइन किसके है? सर ने तो डाउन पेमेंट दे दी, साइन किसके है? मेरे, है कि नहीं बात? तो मेरे से बात करो जो बात करनी है, और मुझे कोर्ट में लेके जाओ, मुझे कोर्ट में लेके जाओ, जो बात करनी है मुझसे बात करो। सर के घर के बाहर कोई भीड़ नहीं लगाएगा, कोई पुलिस नहीं आई, आस पड़ोसी भी कोई इकट्ठे नहीं होंगे सर, है ना? सर चिंता मत करो, आपके घर के बाद पुलिस आई है, कोई इंसल्ट की बात नहीं है। मैं अब बालक बेचारा
लाश बन के खड़ा है। अगर गाड़ी 1 इंच भी हिलेगी तो बात कहां जाएगी सर? बात भैया कोर्ट तक पहुंच गई, बैंक वाले कोर्ट तक पहुंच गए भैया। कोर्ट में इसने वही बातें बोली जो मैंने अभी बोली। सर की कोई गलती नहीं है, साइन मेरे। अब बताओ, अब बताओ कौन जीतेगा सर? बैंक वर्सेस कौन जीतेगा? बैंक जीतेगा। पर बच्चे ने पता क्या बोला? क्या बोला बच्चे ने? बच्चे की जान लोगे क्या? बच्चे ने बोला बच्चे की जान लोगे क्या? मैं तो माइनर हूं। और माइनर के साथ क्या एग्रीमेंट क्या होते हैं? मोहिरी बीबी। मोहिरी बीबी को जैसे घर वापस नहीं मिला, ऐसी बैंक को गाड़ी वापस। सेम कॉन्सेप्ट है। जज साहब बोलो इनसे कि भैया मैं तुझे गाड़ी वापस नहीं दिलवा सकता। फिर बैंक क्या बोलेगा? तो लोन वापस दिलवा। तो बालक क्या बोल रहा है? बालक क्या बोल रहा है? जज साहब बोलो इनसे, जैसे मोहिरी बीबी को लोन के पैसे वापस नहीं मिले थे, ऐसे इनको लोन के पैसे वापस। तो ना इनको लोन वापस मिलेगा, ना इनको गाड़ी वापस मिलेगी। गाड़ी अपनी हो गई। बैंक की गलती है। बैंक ने मोहिरी बीबी धर्मदास घोष क्यों नहीं पढ़ा? बैंक को पढ़ना चाहिए था मोहिरी बीबी वाला केस। उस केस में डिफरेंस क्या है? उस केस में क्या था? घर था। इस केस में क्या है? गाड़ी है। लोन की बात थी, इस केस में भी एक तरीके से गाड़ी मैंने लोन पे लिए, EMI पे लिए। सेम डिट्टो केस है सर, सिर्फ गाड़ी का ही तो फर्क है ना, असेट का फर्क है सर, बस असेट का। एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड। तो एक तो जो मेरे साथ एग्रीमेंट हुआ ना बच्चे के साथ का EMI का, ये क्या हो गया सर? दूसरे बैंक क्या बोल रहा है? पैसे दिलाओ EMI के, है ना। मान लो 1 करोड़ की गाड़ी है, तो क्या पैसे मिलेंगे? पैसे भी नहीं मिलेंगे। गाड़ी क्यों ले जाएंगे? गाड़ी वापस कैसे ले जाएंगे? क्या घर वापस मिला था? उसमें बस बच्चा ही था, इसमें आप ही हो। बताओ। अच्छा, अगर वापस लेने की बात होती तो फ्रॉडलेंट वाले केस में आता है एज, झूठी एज दिखाई तो ट्रेसेबल। फिर कह रहे मैंने कोई झूठी एज भी नहीं दिखाई, जो ट्रेसेबल वाला आप लॉ लगाओगे। तो जज साहब ने क्या किया? हाँ, जज साहब ने बहुत मजे ले लिए, बहुत दिल पे लगी मेरे बात। जज साहब ने क्या बोला? बताओ जल्दी, क्या बोला जज साहब ने? जज साहब ने बोला क्लास छोड़ दो अपनी, कोर्ट में आओ। जज साहब ने बोला सर बैंक वर्सेस बालक नहीं है, बैंक वर्सेस बालक प्लस। सर आपने अपना नाम काहे नहीं जोड़े हो? अपना नाम काहे नहीं जोड़ो? सर मैं कह रहा हूं मैं अपना नाम क्यों जोड़ू? मैं तो डाउन पेमेंट दी थी, बालक ने बोला था। सारी कहानी बालक की थी, सारी प्लानिंग किसकी? तो बालक भरेगा, है कि नहीं बात? तो जज साहब ने बोला बिल्कुल सही। अब बालक खुद कह रहा हाँ साहब, मैंने बोला बोल बोल कोर्ट सच बोल। बालक भी कह रहा सारी प्लानिंग मेरी थी, सारी प्लानिंग मेरी थी, सारा प्लान मेरा था, साइन मेरा था, सब कुछ मेरी तरफ से। सर का कोई, सर के पास दिमाग ही नहीं है, सारा दिमाग मैंने खींच रखा सर का। अब बताओ जज ने मानेंगे नहीं मानेंगे? जज ने नहीं मानी बात, जज ने नहीं मानी बात। जज ने पता क्या बोला? सारी प्लानिंग सर आपकी थी, सारा दिमाग किसका है? बच्चे का दिमाग कुछ नहीं है। सर आपने सिर्फ एक ही कहावत का इस्तेमाल किया, दूसरे कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाई। आपने बालक के कंधे पे बंदूक रखी और 1 करोड़ की गोली आपने चला दी, ठीक है। और मैं कितना रो लूं, कितने हाथ जोड़ लूं, कितना हाथ पांव जोड़ लूं, कितना रो लूं, कि जज साहब मानेंगे? क्योंकि भैया हम पहले जान चुके कानून कभी भी अंधा होता है, वो इमोशंस पे नहीं चलता। क्या होता है सर? सबूतों पे चलता है। और सबूतों के हिसाब से केस बनाइए। अगर कोई बालक, सेनदास वर्सेस रामचंद्र केस बनाइए, अगर कोई भी एडल्ट कॉन्टेक्ट करता है बच्चे के साथ मिलके, कौन लायबल होगा? पूरी दादा हो गया काम तमाम। वेयर देयर वाज अ जॉइंट परचेज ऑफ 2 परचेजर, जिसमें से एक परचेजर क्या है और एक परचेजर क्या है? एडल्ट। तो जो कार वाले हैं, जो जिसने सामान बेचा है, वो किसके खिलाफ केस करता है? एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द मेजर, नॉट द। क्योंकि माइनर के लिए तो कभी खुशी कभी खुशी कभी गम है नहीं, कभी खुशी हमेशा खुशी है। समझ गए मुन्ना? ठीक है, यानी इतनी बात तो समझ में आ गई। बच्चे के पास जो बैलेंस शीट है, हाँ, तो आज ही बताना अकाउंट्स वाले भैया को कि हमने क्या आज एक ऐसी बैलेंस शीट बनाई है जिसमें लायबिलिटी आ ही नहीं सकती, सिर्फ क्या आएगी? एसेट्स। बच्चे के लिए आप कुछ भी कर लो, लेकिन बच्चे के खिलाफ आप कुछ भी जोड़ तोड़ लगा लो, बच्चे के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, उल्टा मेजर ही फंसेगा, है कि नहीं बात? तो वो बच्चा, कौन सी बैलेंस शीट हुई? बच्चा बैलेंस शीट। दुनिया की अकेली ऐसी बैलेंस शीट इसमें लायबिलिटी
सिर्फ असेट ही असेट आएगी, लायबिलिटी आएगी, बच्चा बैलेंस शीट। समझ गए भैया? बोलो समझ गए सर? अच्छा, मुझे बताओ, इस चीज को ध्यान से देखना। अच्छा तुम ये बताओ, इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट कौन हो सकता है? तो बच्चे अलग अलग तरह के वो बताएंगे सर। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो जाना, ये हो जाना, वो हो जाना, बैंकरप्ट। तो इन चीजों में डिफरेंस होते हैं ना, राइट? अब सुनो ध्यान से, इंसॉल्वेंट कैसे हो सकता है? कोई बंदा इंसॉल्वेंट कैसे होता है? तो सब सरकारी विभागों से अनुमति नहीं मिली थी, सच है? सच है। 16 विभागों से संबंधित सरकारी ऑफिसरों को 4 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी आपने, ये बात सच है? ऑब्जेक्शन। अनुमति इसलिए नहीं दी थी ताकि रिश्वत ले सके। बीच में मत बोलिए, आपकी ये रकम हो चुकी है। 4 करोड़ रुपए दिया आपने, ये सच है या नहीं? सच है, लेकिन मिनिस्टर अनंतम ने अनुमति देने से मना किया था, सच है या नहीं? सच है। तब आपने उनको 50 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी पर किसी लड़ाई के काम को पूरा करने के लिए दी थी। आई वॉज कॉर्नर्ड, आई वॉज हेल्पलेस। तमाम गवाहों के बयानात और तहकीकात के बाद अदालत में ये बात साबित हो चुकी है कि शिवाजी फाउंडेशन की बिल्डिंग्स बनाने के लिए अलग अलग सरकारी महकमों में गलत एवं गैर कानूनी तरीकों से रिश्वत देकर अनुमति प्रदान करने की कोशिश की गई थी। लिहाजा शिवाजी की यूनिवर्सिटी के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाना कानूनन सही है। इसलिए ये अदालत सरकार को अभी तक बनी हुई इमारत को माकूल तरह से हटाने के लिए अनुमति प्रदान करती है। इसके लिए सरकार किसी तरह का मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है। क्या कर दिया? लुट गया। देखिए, तुम्हें कंडक्टर की नौकरी दिलवा कुछ खाओगे, सिर्फ बिजनेस कर लेते। क्या शिवाजी, ये क्या हो गया? काश के तुम मेरी बात मानकर 5 स्टार होटल, रियल एस्टेट बिजनेस कर लेते। इन जालिमों ने मिलकर तो तुम्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। आप क्या करोगे शिवाजी? बोझा उठाओगे या फिर दूध बेचोगे या ऑटो वाटो चलाओगे? चाहो तो मैं एमपी से रिकमेंड करके तुम्हें कंडक्टर की नौकरी दिलवा देता हूँ, ठीक है? अरे इसके लिए भी तो तजुर्बा चाहिए। हाँ, बिना पूरी पिक्चर देखोगे? बैठे बिठाए खाने का एक तरीका है। शिवाजी, मैं ही करता हूँ। एक बात शिवाजी। उसके बाद है ना सिक्का जेब में है ना। अब भैया ये बताओ, अब ये कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? जितने भी बिल्डिंग्स बने हुए सबूत होगा। यानी कि जितनी भी चीजें शिवाजी ने क्या करी सर, रिश्वत दी, ये दी, ये सब क्या साबित हो गई सर? हाँ, ये सब इलीगल साबित हो गई, नहीं हो गई? इसका मतलब शिवाजी है ना, शिवाजी के पास कोई भी चीज क्या नहीं है सर, अपने पास कुछ भी नहीं है, सब चीजें इलीगल साबित हो गई। अब देखो इसका असर क्या हुआ, अब सुनना ध्यान से। एक्सक्यूज मी सर, आपका मकान, आपकी प्रॉपर्टीज, आपके सारे खेत सब मिलाकर भी आपके कर्ज की रकम पूरी नहीं होती, इसलिए वैल्यूएशन होने तक आप एक भी चीज इस मकान के बाहर नहीं ले जा सकते। समझ गए? ध्यान सुन लो क्या कह रहे हैं अंकल जी, दोबारा सुन लेना दोबारा। एक्सक्यूज मी सर, आपका मकान, आपकी प्रॉपर्टीज, आपके सारे खेत सब मिलाकर भी आपके कर्ज की रकम पूरी नहीं होती, इसलिए वैल्यूएशन होने तक आप एक भी चीज इस मकान के बाहर नहीं ले जा सकते। सॉरी सर, आपकी रोलेक्स घड़ी भी हमारी लिस्ट में शामिल है। घर के बाहर क्या खाली हाथ? अब देखो, पहले भैया शिवाजी क्या आ रहे थे, पहले शिवाजी आ रहे थे भैया बैग के साथ, आ रहे नहीं आ रहे, है ना? फिर क्या हुआ?
हाथ में बैग है कि नहीं, बैग ले लिया भैया, फिर क्या हुआ? गाड़ी भी करवा ली। हाँ, फिर बहुत ही बुरा हुआ सर। नहीं होती, इसलिए वैल्यूएशन होने तक आप एक भी चीज इस मकान के बाहर नहीं ले जा सकते। रोने मत लगना। सॉरी सर, आपकी रोलेक्स घड़ी भी हमारी लिस्ट में शामिल है। लो भैया, रोलेक्स घड़ी भी चली गई। इसका मतलब इस स्थिति को क्या बोलते हैं? अब ये जो वकील साहब हैं, वकील साहब ने क्या बोला? आपकी गाड़ी भी हमारे लिस्ट में शामिल है। इन वकील साहब ने क्या बोला? इन वकील साहब ने बोला कि आपके घर, बिजनेस, आपकी प्रॉपर्टी सब कुछ बेचने के बाद भी आपके कर्जे की रकम पूरी नहीं हो पा रही। इसका मतलब, और जब तक वैल्यूएशन ना हो जाए तब तक आप इस मकान से, इसका मतलब यह है कि अगर किसी के बिजनेस में अगर कोई बंदा इतना ज्यादा इंसॉल्वेंट हो जाए, इंसॉल्वेंट की स्थिति में आ जाए, कैसे मतलब कि उसकी लाइबिलिटी, उसकी बैलेंस शीट में से उसकी लाइबिलिटी और एसेट्स में उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाए सर? लाइबिलिटी उसकी ज्यादा हो जाए। क्या मिलाकर सर? बिजनेस एसेट्स एज वेल एज कौन सी प्रॉपर्टी? अगर कोई बंदा अपनी लाइबिलिटी, अपना कर्ज, कोई बंदा अपना कर्ज क्या कर दे सर? ज्यादा कर दे अपने बिजनेस एसेट्स और पर्सनल एसेट्स को मिलाकर भी, तो वो बंदा क्या हो जाता है सर? वो बंदा कहला जाता है इंसॉल्वेंट। यानी योर लाइबिलिटी इज मोर देन योर बिजनेस एज वेल एज पर्सनल एसेट। यानी कि भैया उसकी घड़ी भी बेची जाएगी। उससे क्या करने के लिए सर? कर्ज उतारने के लिए उसकी घड़ी भी बेची जाएगी, है ना? बस कपड़े छोड़ दिए उसके। शिवाजी आपकी शर्ट भी है कि नहीं बात? राइट, हमारी प्रॉपर्टी में आती है तो शर्ट थोड़ी करवा लेंगे उसकी। जज साहब ने बोला भैया जो कपड़ा पहन रखा है वो छोड़ दो, बाकी अटैची, घड़ी, जो भी एसेट उसके पास क्या करना पड़ेगा सर? बेचना पड़ेगा। ये बंदा क्या कहला जाता है सर? यानी इंसॉल्वेंट की अगर मैं सबसे आसान डेफिनेशन बोलूं, इंसॉल्वेंट की सबसे आसान हिंदी में क्या डेफिनेशन है? अगर किसी पर्सन की लाइबिलिटी उसकी असेट्स, कौन सी असेट्स? पर्सन, बिजनेस के साथ पर्सन असेट से भी ऊपर निकल जाए तो वो इंसॉल्वेंट कहला जाएगा। उसे मार थोड़ी दोगे। अब ये सारी प्रॉपर्टी किसके पास चली जाती है? वो वकील साहब कौन है? आपकी रोलेक्स की घड़ी भी हमारी है ना? वो वैल्यूअर है जो कोर्ट ने भेजा है। अब ये सारी वैल्यूएशन किसके पास जाएगा? कोर्ट के पास। और कोर्ट उसे किस में बांट देगी? जिससे उसने कर्ज लिया था, क्रेडिटर से बांट देगी। और क्रेडिटर्स में उस क्रेडिटर के रेशियो में बांट देगी ताकि सबको कुछ मिल जाए। भाई मेरा कर्ज है शिवाजी के ऊपर 10 लाख का, तुम्हारा कर्ज है शिवाजी के ऊपर 1 करोड़ का, तो तुम तो लटक जाओगे उसकी मूंछों पे शिवाजी की, है कि नहीं बात? गर्दन पे लटक जाओगे, पहले मुझे पैसा दे, मेरा 1 करोड़ का कर्ज है, तो मेरे को तो मिलेगा ही नहीं कुछ। और शिवाजी की वैल्यूएशन से कितनी आई? 50 लाख। तो किसका हो गया सारा? 1 करोड़ वाले का होगा। जैसा हमने कहा नहीं, सबके साथ इंसाफ होगा, ना इंसाफ किसी साथ नहीं होगी। रेशियो बांट लो, 1:0.10 रेशियो बढ़ जाएगा। 10 लाख 1 करोड़ 10 लाख के रेशियो में पैसा बढ़ जाएगा। इसलिए शिवाजी को कोई मार ना दे, शिवाजी के ऊपर कोई, है ना, हमला ना कर दे, उसकी प्रॉपर्टी ना छीन ले, लड़ाई झगड़ा ना करे, तो सारी प्रॉपर्टी शिवाजी से लेके किसके पास चली जाती है? कोर्ट के पास। अब कोर्ट फैसला करेगा, सब में बांट देगा। केक कटेगा, सब में बटेगा। शिवाजी भैया क्या करेंगे? सिक्का उछालेंगे। अब ठीक है, इंसॉल्वेंट समझ गए? अब सर इससे हमारा क्या लेना देना है? इससे हमारा लेना देना यह है कि पहले ये बताओ, क्या बच्चा इंसॉल्वेंट हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तो बताओ, बच्चे की लायबिलिटी साइड क्या होती है सर? होती नहीं। बच्चे के लिए क्या होता है? यानी जिस बंदे की कभी लायबिलिटी ना आए, क्योंकि बच्चा कभी कॉन्टेक्ट ही नहीं कर सकता, बच्चा कभी अपने ऊपर कर्ज चढ़ा ही नहीं सकता। किसके ऊपर कॉन्टेक्ट होगा सर? मेजर के लिए कॉन्टेक्ट होगा, मेजर जिम्मेदार होगा। और बच्चे अगर कॉन्टेक्ट होगा तो किसके लिए होगा सर? बच्चे के बेनिफिट्स के लिए। माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, माइनर कैन बी प्रोमिसी, पर बच्चे के ऊपर लायबिलिटी चढ़ा दो एज अ मेजर, बात खत्म। पिताजी चढ़ा दे, बात खत्म। मैं एडल्ट होकर उसका चढ़ा दूं कार वाला केस, बात खत्म। यानी बच्चे को तुम किसी भी एंगल से फंसा ही नहीं सकते, बल्कि बच्चे को तो कह रखा है तो झूठी एज भी दिखा देना भाई, तो ट्रेसेबल होगा तो भी तुझसे वसूलेंगे, वरना तुझसे वसूलेंगे भी नहीं, उल्टी नहीं करवाएंगे तेरे से। याद आई ना बात? तो बताओ, बच्चे की बैलेंस शीट में कभी लायबिलिटी आ ही नहीं सकती। बच्चा बैलेंस शीट, आज के बाद कौन सी बैलेंस शीट बढ़ी? सबसे बढ़िया बैलेंस शीट कौन सी है? बच्चा बैलेंस शीट है सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया बच्चा ही बैलेंस शीट है। राइट, बात समझ आ गई? इसलिए क्या लिखा है? क्या माइनर कभी इंसॉल्वेंट हो सकता है? हो सकता है क्या? ये लिखी बात, माइनर कैन नेवर बी इंसॉल्वेंट। ये रहा 9 पॉइंट।
माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर एज इंसॉल्वेंट एज ही इज इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, अपने ऊपर लायबिलिटी चढ़ा ही नहीं सकता, है कि नहीं बात। ड्यू आर पेएबल फ्रॉम द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ माइनर एंड ही इज नॉट पर्सनली लायबल, माइनर को कभी भी पर्सनली लायबल कर ही नहीं सकते। बोलो बात समझ में आ गई सर? ठीक है मुन्ना, ये क्या है लिखा है कि आप वो बताऊंगा ना, वही पता लगेगा ना। अच्छा बताओ, किसी ने कभी ऐसे काम किए हैं? ऐसे क्या करें, काम तो देखो बगलिए करें नहीं करें? करें। अच्छा किसी ने इससे भी खतरनाक काम किए ये वाले? धुआं धुआं, किसी ने धुआं उड़ाया ऐसे कभी? करे तो होंगे बच्चों ने काम। अरे पड़ोसी घंटी बजा के ना भागे कभी? अरे भैया ये बताओ, रॉकेट अगर चलाना है तो बोतल सीधी करके रॉकेट तो दुनिया चलाती है, ऐसे दुनिया चलाती है, रॉकेट तो ऐसे चला जाता है भाई। यहां लगा यार पूंछ में सीधा, है कि नहीं बात? तो ऊपर रॉकेट चल रहा है, क्या मजा? ऊपर तो दुनिया चला रही है, तुम्हारा रॉकेट कब कामयाब होगा? जब वो किसी घर में घुसे, किसी के पर्दे में आग लगे जब, है कि नहीं बात? तो करे कुछ काम नहीं करे बचपन में, रॉकेट टेढ़ चला रहा हो है ऐसे खतरनाक काम। और जब दिवाली पटाखे चलाते हैं तो अपने घर के अपने गेट के बाहर कौन रखता है? सामने गेट के बाहर रखते हैं। अपनी तो गाड़ी खड़ी है बाहर, है ना? पापा कह रहे क्या गाड़ी के पास है? दूसरे घर के बाहर। तो दूसरे घड़ी तो उड़ाना पड़ता है, रॉकेट चलाना है तो करे नहीं करे काम। अब तुम निकले माइनर, तुमने सोचा भैया इस दिवाली धमाके कर दूंगा मैं, तुम लेके आए भैया बिल्कुल ऐसी। तुम इस बार तुम ये पटाखे बम, पता क्या तुम इस बार बम ये लेके आए? हाँ, तुम इस बार ये बम लेके आए तालिबान से। कहां से लेके आए? तुमने कहा सर खास इंपोर्ट करा तालिबान से, ऐसा माल है, ऐसा माल है भाई साहब, इतने से पैकेट में सर फ्रिज में रख के देखो, फ्रिज चारों तरफ से खुल जाएगा। ऐसा धमाका करेंगे, ऐसा धमाका करेंगे सर। अब बताओ, अब भैया तुमने तालिबानी बम बिछा दिए, ठीक है, राइट? सामने वाले के रैंप पे रखते, सामने वाले का रैंप आधा गायब। अब तुम क्या कह रहे हो? बच्चे की जान लेगा क्या? अभी बताओ, अगर तुमने तालिबान से ट्रेनिंग ली बम बनाने की तो कौन जिम्मेदार? तुमने खतरनाक काम किया। अब तुमने इस काम के लिए पापा को भी नहीं कह सकते, है ना? राइट? अब घर वाले पिताजी से लड़ रहे हैं, पर तो तुम्हारी इस खतरनाक एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार कौन? बताओ। कभी स्ट्रीट लाइट फोड़ी बचपन में? कभी नहीं फोड़ी, कभी निशाने नहीं लगाए? मैं स्ट्रीट लाइट वाले हम एक बार निशान लगा रहे थे, है ना? घर वालों ने हमें निशाना बना दिया, फिर बहुत कुटाई हुई उस दिन, ठीक है? मैं कहता मम्मी स्ट्रीट लाइट वाली थी, रात में जलती नहीं थी, फिर भी पिट गए हम। तो भाई ऐसे बच्चों ने काम किए नहीं किए? अब ये बताओ, तुमने अगर ऐसे खतरनाक काम किए हैं, बच्चा जिम्मेदार होगा नहीं होगा? बच्चा कह रहा है भैया बच्चे की जान लोगे क्या? मैं तो 18 साल से नीचे का हूं, जो इतना जिम्मेदार होगा नहीं होगा? अब क्यों पलटी मार रहे हो? तुम कह रहे हो अब होगा, क्या चक्कर है? नहीं, टेररिज्म नहीं है मान लो ये, स्ट्रीट लाइट फोड़ना, बगल वाले घंटी बजा के भागे, घंटी फूक गई उसकी, क्योंकि एक बार मैं ऐसा कर चुका हूं। हाँ, मैंने कर रखा है ना ऐसे काम। मैंने पता क्या किया, मेरे पड़ोसी बाहर गए घूमने, सुन नहीं रहा भाई, तो वो माचिस की तिल्ली आती है ना, माचिस की तिल्ली,
मैंने उनकी घंटी बजाई और उसमें माचिस की तिल्ली लगा दी परमानेंट। अब वो टिंग टोंग बज रही, हमें बहुत मजा आ रहा बाहर, टिंग टोंग बज रही पड़ोसी के। अब पड़ोसी घर में हिंदी तो आया कौन, कोई भी नहीं आया, पड़ोसी गए थे घूमने, अब टिंग टोंग बज रही है। कुछ घंटे बाद वो बंद हो गई। तो जब पड़ोसी घर में आया तो उन्होंने बोला कि भैया घंटी के जो हमारा घंटी टंगी होती है ना उसमें आग लग गई, फूक गई वो घंटी, है कि नहीं बात, वायर जल गई उनकी। ठीक है, तो भैया ये काम हमने किए, बच गए उस दिन। हालांकि शक हम पे ही था, लेकिन आज से 10-15 साल पहले सीसीटीवी कैमरे पे लगाता नहीं था। अगर ऐसे खतरनाक काम में तुम पकड़े गए, ठीक है, उल्टा चलाया रॉकेट, सामने वाले के पर्दे में आग लगा दी, तालिबान वाले बम फोड़ दिए सामने की रैंप पर, ऐसे खतरनाक कामों में तुम पकड़े गए और तुम निकले बच्चे, तुम सोच रहे हो भैया मैं तो बच्चा हूं, बच्चे के जान लोगे, बच्चे के खिलाफ कोई केस नहीं होता, बच्चे के लिए तो कभी खुशी हमेशा खुशी रहती है। तो बताओ क्या बच्चा जिम्मेदार होगा नहीं होगा ऐसे कामों के लिए? बताओ होगा नहीं होगा? हाँ, तो जज साहब ने पता क्या बोला, ऐसे अगर खतरनाक काम किए तुमने भैया, सामने वाले घर में आग लगा दी, बताओ ऐसे, है ना? तो जज साहब ने बोला भाई ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है, ये क्या है, ये वाले काम है जिससे आप बोला जाता है इलीगल। नहीं, इसे इलीगल भी ना कहो तो आप इसे बोलोगे सिविल टॉर्ट। क्या बोलोगे? सिविल टॉर्ट का मतलब होता है समाज के लिए गलत करना। ये तुम हो, ये भगले तुम घंटी बजा के, किसने किया है काम? सर हमने किया है। तो जज साहब ने पता क्या बोला? जज साहब ने बोला भले ही बच्चा माइनॉरिटी का मजा ले सकता है, भले ही बच्चा माइनॉरिटी का मजा ले सकता है, लेकिन अगर उसने कुछ ऐसा काम किया है ना, राइट, तो वो लायबल हो किसके लिए? सिविल रॉन्ग के लिए। माइनर में बी हैड लायबल इन टॉर्ट, सामाजिक गलत कामों के लिए आप लायबल हैं। सामाजिक गलत काम समझ गए ना, मार पिटाई, तोड़फोड़, है ना, देश की संपत्ति का नुकसान करना, है कि नहीं बात? अब तुम बालक हो, नाबालिग 16-17 साल के, लाल किले पे चले गए, दिल बना दिया, है ना, अपना और उसका नाम लिख दिया, है ना, अपना नाम लिखा मी और मेरी एक्स, तीनों को अमर कर दी, दोनों को अमर कर दिया तुमने, और तुम पकड़े गए हैं। तुम कह रहे बच्चा हूं मैं, जान लो क्या? तो तुम क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे करते हैं ना लोग बात, है ना, मैं ताजमहल पे लिख के आऊंगा, मैं ताजमहल पे लिख के आऊंगा, जेल हो जाएगी, है कि नहीं बात? तो भैया इस तरह के अगर काम तुम करोगे तो ये सिविल रॉन्ग में आता है। अब देखो कोई इलीगल काम नहीं है, पर तुमने किया क्या? समाज के हिसाब से गलत। तुमने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पे भैया दिल बना दिया अपने नाम का और नीचे नंबर भी लिखा है तो पुलिस आएगी, है कि नहीं बात? हाँ भैया तुमने लिखा था, हाँ जा, ठीक है, अपना नाम लिखा है, अपनी एक्स का नाम लिखा है, ठीक है। तो भैया ऐसे खतरनाक काम जो दो प्रेमी करते हैं, अगर पकड़े गए तो क्या होगा सर? अब तो पोसंपा खेल लेंगे तुम्हारे साथ। तो ये इलीगल काम नहीं है, पर ये क्या है? सिविल रॉन्ग है। किसी की घंटी बजा दी तुमने, ये इलीगल काम नहीं, पर क्या है? तुमने देश की स्ट्रीट लाइट फोड़ दी। स्ट्रीट लाइट तुम्हारे घर से थोड़ी लगी है भैया, गवर्नमेंट ने लगवाई अपने पैसों से, तो वो इलीगल काम नहीं है। तुमने स्ट्रीट लाइट फोड़ दी, पर क्या है वो? सिविल रॉन्ग है कि नहीं बात? आस पड़ोस में नुकसान पहुंचा दिया तो वो इलीगल काम नहीं है, क्या है वो? उल्टा रॉकेट चला दे तुमने, है कि नहीं बात? तो वो इलीगल नहीं है, पर क्या है वो? ऐसी बातें लिखी नहीं है आईपीसी में, पर ये सब क्या है सर? ये सिविल रॉन्ग है, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। देखो लिखी बात। अब केस क्या है ये ध्यान रखें, केस क्या है? देखो केस क्या, पहले ध्यान सुनो। एक बालक बहुत होशियार तुम्हारी तरह, उसने एक घोड़ा खरीदा, मतलब रेंट पे लिया चलाने के लिए। पुराने जमाने में ये हॉर्स राइडिंग चलती थी, वो उसको जंप नहीं कराएगा, उसने दोस्त को दे दिया चलाने के लिए, और क्या हो भैया, उनने उसे पहाड़ी से कूदा दी, चल कूद जा। रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा समझ लिया उसने कि एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे कर देगा, वो कुदा देगा, है ना। महाराणा प्रताप का घोड़ा समझ लिया उसने, लक्ष्मीबाई का। बादल समझे, बादल। अरे सुन नहीं रहे भैया? अरे भाई ये देखो दर्द भरी कहानी सुना रहा अपनी भाई, प्लीज भाई, क्लास के बाद सुना लियो, मैं भी सुनूंगा, ठीक है ना भैया। तुमने बादल को क्या किया भैया? हमेशा पिक्चर में घोड़े का नाम बादल और कुत्ते का नाम मोती, दो ही तो नाम है हमारे पास, बादल और मोती, है कि नहीं बात? तो भैया तुमने गाना गाते, घोड़ा था घमंडी पहुंचा सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, घोड़े पे लग गई ठंडी, टकबक, है ना। तुमने वाला गाना गा दिया। कौन सा गाना सुना? नहीं सुना? अबे गाना नहीं सुना? अभी भेज दूंगा ग्रुप पे, याद रखना, है ना।
अब बताओ क्या ये सिविल रॉन्ग में आएगा नहीं आएगा? आएगा। जब आपको हॉर्स देने वाला आपसे क्या कह रहा है कि भाई इसको कुदाइयो मत, और तुम उससे वही काम करा रहे हो जो उसने मना किया है, तो ये सिविल रॉन्ग माना गया। आपने एक जानवर की क्या कर दी सर? हत्या कर दी, डेथ कर दी। माइनर इज हेल्ड लायबल फॉर द टॉर्ट। अगला केस सुनना ध्यान से। इस बार आपने घोड़े को रेंट पे लिया, क्या करने के लिए सर? फॉर राइडिंग। तुम घोड़े को उतारे ना, तुम हॉर्स राइडिंग कर रहे हो। घोड़ा बेचारा बार बार लेटने को तैयार, भैया मुझे पानी दे दो, पानी प्यास लग रही है भैया मुझे। तुम कह रहे चल 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 मेरे घोड़े, टिक 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 टिक, है कि नहीं बात? अब बताओ, तुमने उसको बेचारे को ओवर राइडिंग करा दी, वो मना कर रहा है तब भी तुम उसे, है ना, चला जा रहा, और ओवर राइडिंग की वजह से उसको इंजरी हो गई, ओवर राइडिंग की वजह से। अब ये सिविल रॉन्ग में आएगा नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? अब एक बात ध्यान रखना, बहुत जरा सा फर्क है इन दोनों केस लॉज में। क्या फर्क है सर? यहां पर जो कहा गया, आपने उसके अगेंस्ट काम किया है, जिसकी वजह से घोड़े को इंजरी हो गई, घोड़े की डेथ हो गई। यहां पर जो काम कहा गया, आपने क्या किया है सर? वही काम किया है। जिस काम को आपको बोला गया वही काम कर रहे हो। अब तुम कह रहे हो, तुमसे कहा जा रहा है पेन चलाओ भैया, अकाउंट से क्वेश्चन सॉल्व करो, मैथ से सॉल्व करो, पेन चला चला काम करो, लॉ के क्वेश्चन लिख के देखो। अब पेन तो घिसेगा ही, अब इंक खत्म हो गई, तो उसमें हमारी गलती है भैया? जब पेन से लिखने को कहा गया तो इंक तो खत्म होगी, वही कॉन्सेप्ट है। अगर पेन घिस रहे हो और इंक खत्म होगी, तो हॉर्स राइडिंग के लिए अगर घोड़े को राइड करा रहे हो और उसको इंजरी हो गई, तब माइनर की गलती, तब उससे सामाजिक गलत। फिर तुम ये नहीं कहोगे तुमने एक जानवर को नुकसान पहुंचा दिया, जानवर को इंजर्ड कर दिया। पैटा वाले नहीं आएंगे, फिर पैटा वाले कहेंगे ये नहीं चल पे, कोई बात नहीं, माइनर कुड नॉट बी लायबल सिंस इंजरी रिजल्ट फ्रॉम नेग्लिजेंसी, है ना, इन द कोर्स व्हाट ही वाज एंटाइटल्ड टू डू। बोलो बात समझ आ गई? सिंस ही वाज नॉट लायबल टू द कंटेंट हिमसेल्फ, ही कुड नॉट बी हेल्ड लायबल इन टॉर्ट। जब वो खुद लायबल नहीं थे तो उससे वही काम किया, तो उसको सिविल रॉन्ग के लिए भी लायबल नहीं माना जाएगा। तो ये दो ही केस आए जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिविल रॉन्ग की परिभाषा दी गई। पहला केस, ठीक है ना, राइट। ये भैया एच ए लिख के आना, हगीज मत लिखा ना। एक बालक तो एग्जाम में मैमी मोको पैंट लिखाया, बर्नार्ड वर्सी मैमी मोको, अरे भैया वो हगीज, ये समझ गया ना? हाँ, स्पेलिंग याद रखना, ठीक है, राइट। अच्छा, अगर इनके नाम भी याद ना हो, हगीज वाला केस याद हो जाता, क्योंकि वो थोड़ा कॉमन सा होता ना। तो हगीज के साथ क्या जोड़ना है? बर्नार्ड वर्सेस हैगिस। हाँ, तो भैया बर्नार्ड वर्सेस हैगिस वाला केस है, इसको याद रखेंगे। बोलो बात समझ में आ गई सर? बोलो समझ गए सर? सर, घोड़ा था घमंडी, हाँ, कौन सा गाना था वो? हाँ हाँ हाँ, बच्चे कह रहे क्या गाने नहीं सुनते, बताओ यार। ऐसे गाने तो बिल्कुल ओरिजिनल वाला सुनोगे? आप देख रहे हैं सुने गाने से सुने? ओरिजिनल गाना ये है। ये कह रहा था मैं। इसको पहचाने दूसरी लड़की कौन है? उर्मिला, उर्मिला मातोंडकर, उर्मिला मातोंडकर है वो, ये बचपन की। हाँ, तो भैया अब सुनो,
अब भैया बात करते हैं सर, सबसे मजेदार बात, अगर कुछ भैया अब एक बालक के लिए बच्चन साहब ने क्या किया, बालक के लिए बच्चन साहब ने क्या किया, स्कूल की फीस भर दी। सुनना ध्यान से, अब बालक के लिए बच्चन साहब ने स्कूल की फीस भर दी। बच्चे का नाम आलोक, बड़ा होकर सलमान खान बनेगा, ये है कि नहीं बात, है ना। अब सुनना ध्यान से, और लेकिन कुछ दिनों के बाद बागबान बनी, फिर बच्चे चारों नालायक निकले, घर वाले भी हमें इसी तरह से देखते हैं, है ना। मैं भी कहता हूं मुझे आलोक क्यों नहीं समझते हो आप, मैं आलोक हूं मम्मी पापा आपका। घर वाले कहते तुझे उठाया थोड़ी था मंदिर से, फिर यहां मैं चुप हो जाता हूं। ये भी सही बात है भाई, आलोक को तो मंदिर से उठाते है कि नहीं बात। अब भैया ये सारी घटना चल रही है, ये सारी घटना चल रही है। बच्चन साहब क्या कर रहे हैं सर, कट रही है, फसल पे ले जाते थोड़ी गांव साइड में, आपसे आपके घर से मान लो बस यहीं से 50 किलोमीटर दूर की बात बता रहा हूं मैं, तो फसल कट रही है, भैया क्या करेंगे, 100 रुपए मिलेंगे दिन के, पढ़ाने के जो इतनी, बालक बहुत से 1 से इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन घर वाले उन्हें पढ़ाते नहीं, किस पे लगा देते हैं सर, मजदूरी पे लगा देते हैं। उन्हें कहते हैं पढ़ के क्या करेगा सर, ये बताओ, है ना, मजदूरी में। तो कई बालक ऐसे स्कूल सिर्फ पता क्यों आते हैं, मिड डे मील मिलता है फ्री में, दाखिले पता क्यों कराते हैं, क्योंकि साल में 2 ड्रेस मिलती है, पूरे साल उन्हीं 2 ड्रेस में रहते हैं बच्चे। जिस सर्दी में तुम्हारे पास भयंकर जैकेट होती है ना, अंदर कई लेयर पहनी होती है, कैप पहनी होती है, भयंकर सर्दी जनवरी की, उसमें बेचारे नंगे पैर घूमते हैं, उनके पास सिर्फ एक शर्ट और एक पैंट होती है जो सरकार ने दी होती है स्कूल में, खादी कलर की, है ना। ऐसा जीवन वो जीते मेरी आंखों के सामने ही, मेरी घर स्कूल में पढ़ाती है कि नहीं बात। अब सोचो हमारे पास कितना, और हमारे बच्चे और उन बच्चों में कितना डिफरेंस, तुम में और उनमें कितना डिफरेंस है, तुम्हारे पास कितना सुविधाएं, कितने साधन है तुम्हारे पास। मुझे पता किस चीज का डर रहता है, मुझे इस चीज का डर रहता है कोई हमसे या तुमसे वो एक ऐसा बालक ये ना बोल दे कि भैया तुम्हारी जैसी फैसिलिटी अगर मुझे दी होती ना तो तुम्हारे से कहीं ज्यादा ऊंचाई पे होता मैं। जिस दिन ये बोल दोगे उस दिन अंतरात्मा मर जाएगी हमारी। तुम्हारे पे घर वालों ने कितना पैसा खर्च कर दिया, लाखों रुपए, सीबीएसई आईसीएसई, उनको फ्री में पढ़ते हैं। तुम घर का अच्छा भोजन खाते हो, वो क्या खाते हैं, सिर्फ पानी की दाल, मिड डे मील जो सरकार देती है। तुम अच्छा कपड़ा पहनते हो, वो क्या पहनते हैं, सिर्फ सरकार के दिए 2 जोड़ी कपड़े। तुम्हारे पास जूते हैं, चप्पल है, सुख सुविधा है, उनके पास क्या है, चप्पल है ही नहीं, है कि नहीं बात। हालांकि मैं बताता नहीं हूं पर तुम छोटे भाई बहनों की तरह हो। मैं अपना, जब से मैं वहां गया हूं ना कई सालों से, मैंने 10 साल से अपना बर्थडे नहीं मनाया, अपनी एनिवर्सरी नहीं मनाई। जितना पैसा 5-6 हजार रुपए बर्थडे एनिवर्सरी पे खर्च कर देते हो, इससे बढ़िया हम क्या करते हैं, उन बच्चों के लिए क्या दे दिया, पैसे मत दो ने क्या दे दिया, सर्दियों में सॉक्स दे दिए, क्योंकि उनके पास चप्पल नहीं है ना, है ना, स्वेटर दे दिए छोटे छोटे आधी बाजू के। और बच्चे पता कितने बड़े होते हैं, बस क्या कहते हैं 3री-4री क्लास तक के, तो उनके पास ये बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं है। उनके घर वाले कहते हैं ये कमाएंगे बस उतना ही बहुत है, उनके पास बेसिक मतलब ये समझ लो पानी पे जिंदा है वो। सिर्फ स्कूल में इसलिए एडमिशन होता है क्योंकि मिड डे मील मिलता है, अगर मिड डे मील भी ना मिले ना घर वाले स्कूल में एडमिशन भी ना कराए। और हाईली इंटेलिजेंट बच्चे, हाईली इंटेलिजेंट, मैंने कई बच्चों को देखा बहुत ज्यादा तेज दिमाग, 1 महीने पहले भी सुना बात याद कराई होगी ना, उसको बालक को भी याद रहती है। 100 में से 3-4 बच्चे से खतरनाक इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनको बढ़ने का मौका नहीं है उनके पास। एक बालक बहुत होशियार था, उसका नाम शाहरुख था, शाहरुख खान, है ना, खान तो पता नहीं पर शाहरुख नाम था उसका, बहुत इंटेलिजेंट था। मतलब उससे 2 साल पहले भी जो याद किया था ना वो उसे आज भी याद था। मैंने उससे घर वालों को बोला कि इसकी पढ़ाई के मैं पैसे दूंगा, है ना, राइट। मैंने कहा मैं गोद नहीं ले रहा आपके बालक को, मैं शाहरुख खान को गोद नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूं शाहरुख खान की पढ़ाई के पैसे मुझसे ले लो आप। एक को तो पढ़ाई सकते हैं आपके जिले में, बागपत जिले में है ना, आपके बागपत जिले में जो अच्छा स्कूल हो ना उसमें उसके पढ़ाई के पैसे लो। उसके घर वालों को मैंने कई बार बोला, लेकिन आज तक उसके घर वालों ने हाँ नहीं करी, क्योंकि उसे पढ़ने भेज देंगे तो क्या नहीं कर पाएगा, वो मजदूरी नहीं करेगा फिर, और उसके पैसे मैं दूंगा तो फिर वो बिल्कुल मजदूरी नहीं करेगा। पापा मम्मी आपके पैसे तो जा रहे है ना, वही तो दे रहे हैं, वो मजदूरी नहीं करेगा। मैंने कहा जितनी मजदूरी वो पढ़ के निकाल लेगा ना उतनी वो आप डेली 100 रुपए में निकाल पाओगे। मैंने कहा मैं गोद थोड़ी मांग रहा हूं शाहरुख को, मैं कह रहा हूं मैं गोद लेकर घर नहीं ले जा रहा, आपके पास आपका बालक है, मुझे पढ़ाई के पैसे ले लो मुझसे, एडमिशन मैं कराऊंगा, इसका साइन मैं करूंगा, फीस मैं भरूंगा, इसे स्कूल भेजना बस आपको। वो माने नहीं। और शाहरुख बंदा इतना, बच्चा इतना इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट, मतलब कुछ होता है ना बस चिट्टी की तरह बुक रीड कर ली याद, उसके पास कोई, इसे बोलते हैं स्पेशल चाइल्ड, है ना, इनको बस स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में रखा जाता है। वो इतना स्पेशल चाइल्ड था, उसको सब कुछ याद हो जाता था। पता नहीं आजकल वो क्या कर रहा होगा, ये तो 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। तो आपके पास जो सुख सुविधा है उसको मौका मत देना जिंदगी में किसी भी बंदे को क्या कहने के लिए कि तुझे वो जो मिला वो मुझे मिल जाता तो मैं तुझसे बेहतर कर सकता था।
भाई यही नहीं होने देना अपने साथ। तो उन कई बच्चों को वो नहीं मिलता जो तुम्हें मिल रहा है, जो आलोक को, शायद अगर ये सच्चाई है तो अगर आलोक को मिल रहा है वो कई बच्चों को, है ना, मिलता नहीं है कि नहीं बात? समझ में आई ना बात? तो वो नहीं। अब एक दो बंदे जाते हैं रास्ते में, ठीक है, गाड़ी के अंदर। एक दोस्त ने बोला भाई ये गाड़ी किसको दी? उसने कहा मेरा भाई है, मुझे इसने इतनी बढ़िया गाड़ी दी। तो सोचने लगा। दूसरा कहने लगा कि अच्छा तू भी सोचो काश तेरा भी कोई भाई होता। उसने पता क्या बोला? नहीं, मुझे ऐसा भाई नहीं चाहिए, मुझे ऐसा भाई बनना है कि मैं दूसरों को दे सकूं। तो काबिलियत तो उतनी हासिल करनी है कि मुझे अपनी पूर्ति नहीं करनी, उसके अगले लेवल पे जाना है। अगला लेवल क्या है? सामने वाले की दिक्कतों को दूर करना, है कि नहीं बात? तो एक दो की दिक्कत भी दूर कर दी तो भी जिंदगी क्या हो जाती है? सफल हो जाती है। वही आप कर्म कहते हैं, तो गीता में लिखा ना कर्म कर फल की जिंदगी, वही आपके अच्छे कर्मों में आ जाता है। बैलेंस शीट में वही एसेट साइड में जुड़ जाता है कि आपने किसी एक दो की जिंदगी क्या कर दी? सुधार दी। पर शाहरुख के पापा नहीं माने सुधारने के लिए, क्या कि नहीं? बड़ा दुख रहा मुझे हमेशा, राइट? तो ये बात ध्यान रखना, वो बनना है जो दूसरे की दिक्कतों क्या कर दे? सुधारना है। वो बनने के लिए आपके पास यही मौका है भाई, जो मैंने पहले का लक्ष्य हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बड़ा लक्ष्य चुना है तो क्यों चुना है? उसे हासिल करने के लिए चुना है। अब सीए में रजिस्ट्रेशन करा लिया ना, तो नाम के आगे सीए लगाकर ही क्या करना है? दम लेना। नाम के आगे सीए लगाकर ही दम लेना है। वो मम्मी पापा वेट कर रहे हैं, जो हॉस्टल में उनके मम्मी पापा वेट कर रहे हैं। भैया मम्मी यूं ही तुम्हें मठरी बना बना के नहीं भेज रही रक्षाबंधन दिवाली पे, यूं ही तुम्हें लड्डू बना बना के नहीं भेज रही कि मीठे खाने का मन करे तो लड्डू खा लियो बेटा। ये अचार डाल डाल के मठरी नहीं दे रही तुम्हें कि दोस्तों को भी ले जाइयो। क्यों दे रही है? क्यों दे रही है वो तुम्हें चीजें? क्योंकि उन्हें पता है कि तुम इसका मोल जानते हो। वो मठरी लड्डू 10-100 रुपए के नहीं है, वो अनमोल है। उसमें वो ताकत है जिससे तुम क्या कर सकते हो? दुनिया का कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो सिर्फ उसी मठरी लड्डू से, जो तुम दिवाली पे अपने घर से लेके आते हो हॉस्टल। और जब तुम यहाँ पे एडमिशन लिया होगा हॉस्टल में, तुम आए होंगे ना, जो दिया होगा ना मम्मी ने, जो अभी भी चल रहे होंगे 1 महीने बाद भी, उनमें वो ताकत है जो इसलिए वो खराब नहीं होते। कभी होते हैं वो खराब? सोचो अपने दिल से, कभी खराब होते हैं क्या? भैया वो कभी खराब नहीं होते, है कि नहीं? क्योंकि उनमें वो ताकत है। तो भैया उनका मोल रखो। मम्मी रात को कॉल करती नहीं करती? खाना खाया नहीं खाया, पता क्यों करती हैं? क्यों करती हैं? उसके बाद वो खाती हैं। तुम कहोगे ना मम्मी तुमने, आपने खा लिया, तुमने खा लिया, वो कहती है हाँ मैंने खा लिया। लेकिन जब तुम खाते हो उसके बाद वो खाती है, तुम्हें पता नहीं है, ये तुम्हारी मम्मी को पता है। जिस दिन तुम बोलोगे ना क्लास लेट तक थी इसलिए मैंने खाना लेट खाया, तो उसके बाद वो खाएंगी। तो भैया ये चीजें अनमोल होती हैं। उन्होंने तुम्हें ये चीजें क्या करके दी हैं? तुम्हें ये चीजें विरासत में दी हैं। उसका मोल तुम्हें चुकाना पड़ेगा। उन लड्डू मठरी में वो ताकत है जो किसी, है ना, प्रोटीन और दवाई में नहीं है कि नहीं बात? ठीक है। तो मम्मी इसलिए बाद में खाना खाती है क्योंकि तुम खा चुके हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो दूर है तो मैं कैसे खाना खा लूं अगर वो क्लास में बैठा और भूखा है तो भैया इन चीजों का मोल याद रखो। और ये मोल कब चुकेगा? जब नाम से पहले क्या जुड़ेगा? और अभी तो पहला पड़ाव है फाउंडेशन। इसमें अगर ज्यादा मस्तीखोरी कर ली ना तो जिंदगी भर इस मोल को चुका नहीं पाओगे आप, है कि नहीं बात? राइट ना घर वाले कभी बोलेंगे, लेकिन हमें पता है ये मोल बहुत अनमोल है। समझ में आई ना बात? तो सत्संग समाप्त करते हैं। सत्संग का असर खत्म नहीं होना चाहिए। और दिवाली पे जो मठरी लड्डू आएंगे वो मैं भी खाऊंगा। एक लड्डू अपने घर से जाना। सर ये मम्मी एक सर के नाम का भी है, तो भैया वो बेसन के और बूंदी के लड्डू मेरे लिए भी लिया ना। अच्छा रक्षाबंधन में जाओगे ना तब लिया ना लड्डू बेसन के, एक मेरे नाम का भी, क्योंकि मुझे पता है उन लड्डुओं में वो ताकत होती है जो किसी भी प्रोटीन और किसी भी दवाई में नहीं होती। अब वो चाहे लड्डू मेरी मां बनाए और वो लड्डू मठरी चाहे तुम्हारी मां बनाए, उनमें वो ताकत होती है। इसलिए तुम घर से बनवा के लाओगे वो मैं जरूर खाऊंगा, लेकिन अगर तुम बाहर से खरीद के लाओगे तो वो मत देना, क्योंकि बाहर से तो मैं भी खरीद लूंगा ना यार। ठीक है। तो लड्डू मठरी का मोल चुकाना है। बात समझ में आई? सत्संग का असर खत्म नहीं होना चाहिए, याद रखना ये बात, चाहे लिखना पड़ जाए कहीं भी। अब भैया वापस आते हैं। अब बच्चन साहब ने जब इस बच्चे के पैसे दे दिए और तुम्हारे घर वालों तुम्हारे पैसे दे दिए, अब उसका मोल चुकाने का वक्त आया। लेकिन बाद में भैया बच्चों के साथ बच्चन साहब के साथ बच्चों ने बड़ा गलत किया। अब बच्चन साहब पता कहां पहुंचे? बच्चन साहब कहां पहुंचे भैया? आलोक के पास। इसकी जरूरत नहीं पड़ती। आलोक के पास, ठीक है। अब जैसे बच्चन साहब आलोक के पास पहुंचे, बच्चन साहब ने कहा अरे बेटा आलोक आए,
लाइन वहीं तो शुरू होती है जहां से हम खड़े होते हैं। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, ये कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चों ने मुझे बेदखल कर दिया, अरे बाबा, अरे बाबा, मेरे बच्चे ने बेदखल कर दिया। बच्चा कह रहा लो सर मैं जानता हूं आपने मेरी बहुत मदद करी, बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। बच्चन साहब ने कहा तुझे पता मैं तेरे हर महीने 5,000 रुपए 10,000 रुपए देता हूं तेरे स्कूल के, अब तक मैं तेरे स्कूल में 5 लाख रुपए भर चुका हूं, 5 लाख रुपए निकाल। 5 लाख कहते तो बस कह दिया, अरे भैया 5 लाख रुपए निकालो वरना हम बहुत गलत करते हैं तुम्हारे साथ। अब बच्चे के 5 लाख रुपए बच्चन साहब खड़े ऐसे, एक हाथ कमर पे रखे, एक हाथ ऐसे करके, हाय 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 हाय, 5 लाख रुपए मिलेंगे नहीं मिलेंगे? बताओ मिलेंगे नहीं मिलेंगे? बच्चन साहब कह रहे, बाल आलोक कह रहे सर जी ये तो मैंने पैसे कहां दे दिए, ये तो आपने स्कूल में भरे थे, अब बताओ। बच्चन साहब कह रहे भैया भाई बहनों है ना, आज हम फेंके हुए पैसे नहीं उड़ाते हैं, चल 205 लाख रुपए निकाल। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? बोलो नहीं मिलेंगे भैया, बच्चे के खिलाफ थोड़ी चले जाओगे। बिल्कुल गलत जवाब, मिलेंगे पूरी जगह। सर ये क्या लग गया हमारे दिल पे, चोट लगी नहीं लगी? सबसे खतरनाक बात सर, अगर आपने बच्चे की पढ़ाई करवाई है ना, अगर आपने क्या किया सर, बच्चे की पढ़ाई करवाई है, सुनना ध्यान से पहले, और बच्चे को क्या दिया है सर, और बच्चे को क्या दिया है? बच्चे को दिया है ये रोटी कपड़ा और देखो पीछे बच्चन साहब भी है, शशि कपूर भी है, मनोज कुमार, हीरोइन के नाम नहीं पता मुझे, है ना। अगर आपने ये तीनों चीजें किसको दी है? बोले जल्दी। एक बच्चे को दी है, ठीक है, इसे पता क्या बोलते हैं? नेसेसिटीज। क्या बोलते हैं? अब नेसेसिटीज में बताओ क्या क्या चीजें आएंगी, ये बताओ। रोटी कपड़ा मकान, यानी शेल्टर आ गया नेसेसिटीज में। क्या पढ़ाई नेसेसिटीज में आएगी नहीं आएगी? आएगी। पढ़ाई भी क्या है भैया? नेसेसरी है। इसके अलावा एक चीज और नेसेसरीज में, बताओ क्या? शादी। सही कह रहा हूं। पहले जमाने में बच्चे की शादी नेसेसिटीज में आती थी, पहले जमाने में, आज से 100 साल पहले, जैसे इसके लिए है ना, राइट। लेकिन क्योंकि मैरिज एक्ट आने के बाद, मैरिज एक्ट ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इस प्रोविजन को क्या कर दिया? खारिज कर दिया, ओवर रूल कर दिया, ठीक है। तो पहले 6 चीजें होती थी, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन मेडिकल। भैया मेडिकल भी नेसेसिटी है कि नहीं? पहले ये चीजें नेसेसिटीज में आती थी, है कि नहीं बात? और शादी भी आती थी, 6 चीजें। अब शादी वाला कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक डिलीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है लेकिन वो ऑटोमेटिकली बताओ डिलीट क्यों हो गया? क्योंकि मैरिज एक्ट आ गया, और मैरिज एक्ट ने बोला कि बच्चे की शादी कभी भी नेसेसिटीज नहीं मानेंगे हम। तो मैरिज एक्ट ने कॉन्ट्रैक्ट की इस बात को ओवररूल कर दिया, लेकिन 5 चीजें अभी भी जिंदा है, बताओ कौन कौन सी? रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन और मेडिकल। अगर आपने ये चीजें बच्चे को दी है, सुनना ध्यान से, बहुत खतरनाक बात, एक स्पेशल सेक्शन बनाया गया, स्पेशल सेक्शन, उस सेक्शन का नाम रखा है धारा 68। सेक्शन 68 याद करना, बहुत जबरदस्त तरीके से याद रखना है। सेक्शन 68 ने बोला कि अगर आपने बच्चे को रोटी कपड़ा मकान नेसेसिटी दी है तो क्या बच्चे से रिकवर कर सकते हो? नहीं कर सकते। सुनना ध्यान से, आलोक से रिकवर कर सकते हो? नहीं, पर आलोक की प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हो। यानी आलोक के घर में घुस जाना, उसकी साइकिल होगी, बच्चन साहब साइकिल, और भैया साइकिल ले जा रहे हम तुम्हारी, हाँ ले जाओ भैया ले जाओ, साइकिल ले जाओ, है कि नहीं बात? सलमान खान की तरह गुल्लक बना रखी है आलोक ने, मम्मी की शादी करूं, मम्मी के इलाज के लिए, बहन की शादी के लिए, याद है ना, मुझसे शादी करो बच्चे में, गुल्लक भरी पड़ी है उसकी बच्चे की। बच्चन साहब ले जा सकते? बोलो ले जा सकते? ले जा सकते हैं। बच्चे खिलौने है ना, बच्चे खिलौने छोटे छोटे, बच्चे की चांदी की चम्मच है ना, चांदी कटोरी, ले जा सकते हैं। लेकिन बच्चन साहब बच्चे पता क्या बोल रहे? तेरे इन सब चीजों के बाद भी ना मेरा पैसा पूरा नहीं हो रहा भाई, मेरे घर चल नौकरी कर। ई चौलबे कि नहीं चौलबे? ई नहीं चौलबे। क्यों? बच्चा पर्सनली लायबल प्रॉपर्टी से ले सकते हैं, पर माइनर के क्या नहीं ले सकते? माइनर को पर्सनल लायबल नहीं कर सकते, राइट। माइनर एंटायर डिफरेंस फ्रॉम द प्रॉपर्टी सच माइनर, माइनर की प्रॉपर्टी से ले सकते हैं, माइनर को पर्सनल लायबल नहीं करोगे। समझा कि ना बात? बोलो
बोलो समझ गए सर? किसको हाथ नहीं लगाना? बच्चे को हाथ ना लगाने का मतलब पता है क्या? बच्चे को आप ये नहीं बोल सकते मेरे घर में आके क्या कर, काम कर। जब तक तेरी पढ़ाई के 5 लाख रुपए मैंने दिए ना इतने सालों में, तो पूरे ना हो जाए, तू मेरे घर में झाड़ू पोछा लगाएगा, साफ सफाई करेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा बताओ, बच्चन साहब ने 5 लाख रुपए खर्च किए, आलोक की गुल्लक में से निकले मात्र 1 लाख। बच्चन साहब कह रहे 4 लाख कहां से लाऊं? कहां से आएंगे 4 लाख? कहीं नहीं आएंगे, बैड डेट हो गए। जब तक बच्चा और कहीं से जुटा ना ले, तब तक आप बच्चे के ऊपर पैसे रिकवर करने का बोझ, आपको जब भी पैसे चाहिए बच्चे की प्रॉपर्टी में जो है ना वो ले सकते हो आप। बस गुल्लक ले लो, खिलौने ले लो बच्चे के, मैं कह नहीं बात, बेच के जो मिल रहा है वो ले लो, लेकिन बच्चे को हाथ नहीं लगाने का, बच्चे को हाथ नहीं लगाने का। ठीक है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। देखो ये लिखी बात। हाँ, नर्सरी में क्या है सर? नई सिटीज में पर्सन स्टेट ऑफ डिग्री है ना, स्टेशन इन लाइफ इन विच ही इज, यानी कि वो जिंदगी जीना चाहता है वो। इन इंडिया में नई सिटीज में क्या आता है? फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन। ये लिखी बात। मैरिज ऑफ फीमेल हैव बीन हेल्ड टू बी द, मैरिज ऑफ मेल नहीं है भैया, क्या लिखा है? लेकिन अब ये मैरिज एक्ट की वजह से बात भी क्या हो चुकी है? बेकार हो चुकी है, क्योंकि 18 से नीचे मैरिज क्या है इंडिया में? इलीगल हो गया, अलाउड नहीं है। तो ये वाली बात अब मैरिज एक्ट क्या कर चुका है? ओवररूल कर चुका है कि नहीं बात? अब एक बालक ने पता क्या किया, एक केस आया बहुत ही मजेदार। एक भाई साहब ने एक बालक को कुछ कपड़े दे दिए, है ना। बालक का नाम था इनमान। क्या नाम था? अब ये बालक था, बालक को एक भाई साहब ने कपड़े दिए, पता कितने? उसने कहा भैया बीकॉम में जा रहा हूं, है ना, 11 कोट चाहिए भैया मुझे। कितने कोट चाहिए भैया? उसे 11 फैंसी कोट दे दिए। भैया इंग्लैंड का केस है, सर्दी पड़ती होगी ज्यादा, 1908 का केस है भैया, 11 कोट चाहिए, 11 कोट। अब बच्चों 11 कोट दे दिए उसने, बच्चे ने पैसे लौटाए नहीं, पेमेंट नहीं करी। नैश भैया ने क्या कर दिया? केस कर दिया, भाई पैसे दिलाओ भैया, हमारे पैसे दिलाओ। अब बात जब कोर्ट में पहुंची तो भैया इन भैया ने पता क्या बोला? नैश भैया ने क्या बोला? भैया मैंने उसे रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, शेल्टर में से, मेडिकल में से क्या दिया है? कपड़ा दिया। कपड़ा भैया, कपड़ा दिया, नेसिटी दी है। बालक थोड़ा अमीर टाइप का था, उसने कहा इसकी सोने की चेन बेच के मैं निकाल लूंगा, चेन दिलवा दो, अंगूठी दिलवा दो। ठीक है, मिलेगा नहीं मिलेंगे? क्यों? कपड़ा नहीं दिया क्या? बताओ। तो कपड़ा नेसिटी होती है बहन, पक्का? पीछे वाले भैया, हाँ दीदी बताओ, जल्दी बताओ। नहीं, क्या नहीं? बच्चा जीतेगा या नहीं जीतेगा? नैश जीतेगा या नहीं जीतेगा? पीछे वाले पेप्सी एंड गैंग, जल्दी बताओ इधर पीछे क्या? पीछे वाला, हाँ भैया कौन जीतेगा? वॉइड है भैया, ये टोपी वाला, इसका नाम भी वॉइड है, रखना पड़ेगा भाई। सर वॉइड है भाई, मैं कह रहा हूं बच्चा जीतेगा या नैश जीतेगा? सुन ही नहीं रहा भैया, ऐसे पास नहीं होगा भैया, याद भी करना है और लिख के भी देखना है। कौन जीतेगा? बच्चा क्यों जीतेगा? जज साहब ने बोला भाई रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और जो दवाइयां हैं, मेडिकल है, वो क्या होना चाहिए? बेसिक नेसेसिटी होती है भैया, बेसिक नेसेसिटी होती है, उसमें क्या नहीं आएगा? ये दे कैन नॉट बी इंक्लूड लग्जरी और कॉस्टली अननेसेसरी आइटम। अब भैया स्कूल जाना है तो भैया तुम बच्चे को क्या दोगे बताओ? यूनिफॉर्म दे दो ना, है कि नहीं बात? 11 कोट कभी भी नेसेसिटी हो सकती है क्या? 11 कोट नेसेसिटी हो सकते क्या? अबे बालक कह रहा भैया भूख लगे कुछ खिला दो। हाँ भैया चल आजा, ये ना खाऊंगा, नान और दाल मखनी चाहिए, शाही पनीर। तुम कह रहे अब शाही पनीर तो मैंने ना देखा कभी, मम्मी शाही पनीर के नाम पे शाही टिंडे खिला रही है, और तुम कह रहे हो कि भैया वो उसकी नेसेसिटी है। अब बताओ नेसेसिटी नान होगी या रोटी होगी? नेसेसिटी शाही पनीर होगा, दाल होगी, दोनों ही खाना है, यानी दोनों ही फूड है, पर भैया फूड में भी करना पड़ेगा। अब कपड़े, बच्चा कह रहा भैया है ना भैया कपड़े नहीं है मेरे पास, कपड़े नहीं है। हाँ चल ठीक है, चल तुझे टी शर्ट दिला दो, टी शर्ट नहीं सूट दिला दो, एक शादी में जाना, मेरे पड़ोस में शादी है। अब तुम तो नेसेसिटी में टी शर्ट दिलाओगे, कोट पैंट दिलाओगे? जज साहब ने यही बोला,
है ना। जज साहब ने क्या बोला? जज साहब ने ये बोला भैया नेसेसिटी रोटी कपड़ा मकान की जब बात करते हैं तो लग्जरी में मत जाना, खाना लग्जरी में मत जाना, नॉर्मल ढाबे पे खिलाओगे, रेस्टोरेंट में नहीं ले जाओगे उसे, है ना। और कपड़ों में भी लग्जरी नहीं होनी चाहिए, कपड़े भी क्या होने चाहिए सर? बेसिक कपड़े। जज साहब ने ये बोला। ये देखो क्या लिखा है बात, फादर ने क्या बोला? हिज सन हैड ऑलरेडी नंबर ऑफ कोट्स क्लोथ सुटेबल टू हिज कंडीशन। उसकी जिंदगी जीने के लिए उसके पास बहुत कपड़े हैं भैया। इट वॉज हेल्ड दैट कोट सप्लाइड बाय द टेलर वर नॉट, इसलिए भैया आप उसके खिलाफ रोटी कपड़ा मकान पे सेक्शन 68 के ऊपर क्या नहीं कर सकते? केस नहीं कर सकते भैया। केस बोलो, समझ गए सर? ये लिखी बात सर। अब ये पूरा लॉ भैया तुम्हें याद करना है। क्या लिखा है? सेक्शन 68 ऑल्सो कवर द सर्विसेज। सर्विसेज बोले तो पढ़ाई और मेडिकल। माइनर एस्टेट, देखो मुद्दे की बात लिखना, माइनर एस्टेट इज लायबल नॉट ओनली फॉर नेसेसरी गुड बट ऑल्सो नेसेसरी फॉर सर्विस। माइनर की एस्टेट लायबल है, क्या लिखेंगे? माइनर नॉट लायबल। माइनर की एस्टेट लायबल है, माइनर लायबल नहीं है। माइनर की गुल्लक ले सकते हो आप, लेकिन माइनर को पर्सनली उससे लेबर नहीं करा सकते, है ना। समझ में ना बात? माइनर को लायबल पर्सनली नहीं कर सकते। गुल्लक ले लो उसकी, चाहे खिलौने ले लो उसके, है कि नहीं बात? राइट। बच्चों ने गुल्लक वगैरह खिलौने वगैरह बनाते ना, आज भी है कि नहीं? है ना। हाँ नहीं, पर एक बहुत बढ़िया बात जो मैंने कुछ दिनों पहले लिखी तुम्हें सुनाता हूं। कुछ गुल्लक में पैसे बचे हैं और कुछ पड़े हैं टूटे खिलौने। कुछ गुल्लक में मेरी पैसे बचे हैं और कुछ पड़े हैं टूटे खिलौने, पर सितम यह हुआ कि बचपन चला गया। दिल की बात है कि नहीं भाई? सितम यह है बचपन चला गया, क्योंकि बचपन आपके पेटीएम में पैसे जो पड़े हैं ना, वो उससे ज्यादा अमीर था, क्योंकि उस गुल्लक में थोड़े पैसे भी अमीरी के बराबर थे, है कि नहीं बात? राइट भाई। 1 रुपए में 10 रुपए में बहुत कुछ कर लिया करते थे, क्योंकि जरूरत की चीजें इतनी होती थी। आज पेटीएम में हजारों पड़े तो शायद जरूरत पूरी ना हो, है कि नहीं बात? तो भैया मुसीबत यह है कि क्या हो गया? बचपन चला गया। ठीक है, किस दिन महफिल में बैठेंगे अपने लिखे हुए शेर सुनाऊंगा, तुम्हें चिंता मत करो, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे महफिल नहीं जमा सकते, है ना। अब आ जाए वापस। तो भैया बच्चे की गुल्लक लायबल होगी, लेकिन बच्चा लायबल, ये लिखी बात। देखो ये लिखी बात, लैंडिंग ऑफ मनी टू माइनर फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंडिंग द सूट। अब देखो ये बताओ, एक और बात, एक केस आया, एक भैया ने बच्चे को पैसा दे दिया कि अपना केस लड़ ले। सुनना ध्यान से, अपना केस लड़ ले, थोड़ा आउट ऑफ द लीग है। अब केस लड़ने के लिए पैसे दे दिए बच्चे को। क्या लड़ने के लिए पैसे दे दिए? बच्चा केस जीता या हारा, बच्चन साहब की तरफ वही पहुंच गया, तुझे केस लड़ने के लिए पैसे दिए थे, पैसे निकाल, मुझे जरूरत है। बच्चा तो पर्सनली देगा नहीं पैसे, क्या उसकी प्रॉपर्टी से गुल्लक छीन सकते हैं? छीन सकते हैं? जज साहब ने देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैसला दिया। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं छीन सकते, क्योंकि केस लड़ने के लिए पैसे देना क्या होता है? रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान इसमें नहीं आता। लेकिन मुन्ना ये क्या लिखी है बात? तो जज साहब ने बड़ा खतरनाक डिसीजन दिया, माइनर हिज प्रॉपर्टी इज इन जियोपार्डी ऑन द डिफेंडिंग इन प्रोसिक्यूशन फॉर सेविंग द प्रॉपर्टी सर्विस रेंडर्ड टू द माइनर। क्या माना गया सर? उसकी इस सर्विस को भी क्या माना गया सर? बेसिक नेसेसिटी माना गया। इज डीम्ड टू बी, बच्चे को केस लड़ने के पैसे भी देना क्या माना गया? डीम्ड टू बी। तो जिसने भी बच्चे को केस लड़ने के पैसे दिए, और केस लड़ने के पैसे क्यों दिए? क्योंकि भैया उसकी प्रॉपर्टी, जियो पार्टी मतलब दिक्कत में, उसकी प्रॉपर्टी दिक्कत में थी, उसको प्रॉपर्टी बचाने के लिए पैसे दिए। तो जो पैसे उसको केस लड़ने के देगा वो भी उसकी क्या मानी गई सर? यानी उसको सर्विस में कवर किया गया। रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन, मेडिकल,
और सर्विस जो उसकी बहुत जरूरी है उसके लिए, तो इसमें ये सर्विस भी मानी गई। तो एग्जाम में जो आम आदमी है, आम बच्चा, मैंगो बच्चा क्या याद रखता है सर? रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन और मेडिकल। और एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? केस डिफरेंट करने के लिए पैसे दिए गए। क्वेश्चन एग्जाम में ये आएगा, क्योंकि पूरे इंडिया का बच्चा क्या रट चुका है? रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन और मेडिकल। वो ये केस याद नहीं रख रहा भाई, उसे पता क्या लग रहा है? बच्चे के क्या कह दिया, बच्चे के केस लड़ने की फीस नेसेसिटी थोड़ी हुई, क्योंकि ना ये रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, ना एजुकेशन है, ना मेडिकल है। भैया मकान, रोटी कपड़ा मकान तो लिखा है, पर एजुकेशन और मेडिकल का नाम थोड़ी लिखा है। एजुकेशन मेडिकल की जगह क्या लिखा है? लिखा है नेसेसरी सर्विसेज। तो उसके केस लड़ने के जो पैसे दिए गए हैं, वो पैसे क्या माने गए? नेसेसरी सर्विस माने गए। क्या माने गए? नेसेसरी सर्विस माने गए। तो डीम टू बी सर्विस, याद रखना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको लिखेंगे सर, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। अगला देखो सर, अगला तो आसान है, पहचान लोगे। अदर एग्जाम्पल क्या होगा सर? एजुकेशन, मेडिकल, ये आ गया सर क्या? लीगल एडवाइस। हाँ, तो लॉयर भी उससे पैसे मांग सकता है। अब आपने केस लड़ने के पैसे किसको दिए? लॉयर ने अगर आपको दिए हैं, लॉयर की अगर आप सर्विस ले रहे हो, तो लॉयर आपसे पैसे मांग सकता है। ठीक है ना? राइट। एजुकेशन, और एक और बात याद रखना, और क्या सर नेसेसिटीज में आएगा? हाँ, अगर भैया अंतिम संस्कार के लिए आपने बच्चे को पैसे दे दिए, बच्चे घर में अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो गई और आपने उसे पैसे दे दिए, भाई ये ले चल, है ना, अंतिम संस्कार कर ले, तो आप उससे पैसे ले सकते हैं, क्योंकि वो भी बच्चे की क्या है भैया? बेसिक नेसेसिटीज में आ गई ना वो चीजें। ठीक है ना? राइट। घर, अब शेल्टर में, ये हाउस का रेंट तो शेल्टर में आ गया। आपने बच्चे को शेल्टर दे दी, या तो अपना घर दे दिया, जब बच्चे को क्या दे दिया? बच्चे को किराया दे दे कि ले भाई तू मुझसे किराया ले, घर में रहना शुरू कर दे। तो बच्चन साहब क्या कह रहे हैं? बच्चन साहब आलोक को इनमें से कुछ भी चीज दें, आलोक की प्रॉपर्टी बेच के निकालेंगे, पर आलोक को हाथ नहीं लगाने का, है कि नहीं बात? तो बेसिक नेसेसिटीज में क्या क्या आ गई? रोटी कपड़ा मकान, चाहे मकान का किराया हो, मेडिकल, लीगल एडवाइस, फ्यूनरल सेरेमनी, और केस लड़ने के लिए पैसा। ये सब आपको क्या माना जाएगा? सर्विस माना जाएगा। तो याद रखना, एग्जाम में रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन मेडिकल नहीं आएगा, क्या आएगा? एग्जाम में ये आएगा जो मैंने तुम्हें बोल दिया। एक तो ये आएगा, और ये और लीगल एडवाइस आएगा। इसे भी जज साहब ने नेसेसिटीज में माना, नेसेसिटीज में माना। समझ गए भैया? तो ये सारी कहानी किसकी थी सर? हमारी, है ना, माइनर के बारे में थी, माइनर के बारे में थी, है कि नहीं बात? अब एक छोटी सी चीज, बस बड़ी छोटी सी चीज, माइनर के बारे में पढ़ लिया, दो रह गए छोटे छोटे टॉपिक पे। अगला कौन सा? अब मुझे बस ये बता दो, साउंड और अनसाउंड माइंड में क्या लोचा है? क्या लोचा भैया? सबसे पहले सेक्शन 10 ने क्या बोला? सेक्शन 10 ने बोला यू मस्ट बी द कैपेबल ऑफ एंटर इनटू द, कैपेसिटी होनी चाहिए। धारा 11 ने क्या बोला? धारा 11 ने बोला कि मेजर साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, मेजर साउंड माइंड नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ कैपेबल होते हैं। चेन समझ रहे हो भैया? बचपन में चेन खेल रहे ना, चेन समझ रहे हो? धारा क्या बोलती है? 10, कैपेसिटी इज द एसेंशियल एलिमेंट, कि कैपेसिटी बहुत जरूरी है कंटेंट में एंटर करने के लिए। चैप्टर 1 में पढ़ लिया हमने। 11 ने क्या बोला पिछले लेक्चर में? 11 बोलते कैपेबल कौन? 11 बोलते कैपेबल कौन? मेजर साउंड माइंड। 12, सेक्शन 12 पता क्या बोलता है? सेक्शन 12 बोलता है हु इज साउंड माइंड, साउंड माइंड कौन है कि नहीं बात? राइट। अगर आप कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे हो, हॉस्टल वाले घबरा रहे हैं, हॉस्टल वाले। शैतान राज
अब भैया अब तुम पहुंचे इनके पास कांटेक्ट करने, बहन राजा को बांधने मैं तेरी मदद करूंगा, राजा को बांधने में तेरी मदद करूंगा, कांटेक्ट कर ले कांटेक्ट। अब भैया तुम मोंजुले के पास कांटेक्ट करने पहुंच रहे हो, हम ही लटक अब ये बताओ क्या कांटेक्ट वैलिड होगा नहीं होगा? मोंजुले कह रही, मोंजुले को जो कह रही है आई में शाइन करूंगी, कह दिया इंक इंक कह दिया उसने, इंक पेन से साइन करूंगी, इंक पेन से। अब मोंजुले कह रही है इंक पेन से साइन करूंगी। ए पेप्सी सुन नहीं रहा, पेप्सी पेप्सी बहन तू सुन मेरी बात, मेरी तू आगे बैठा करना, पीछे क्यों बैठती है? सुनो अब शोर नहीं बचाओ। अगर मोंजुलिका ने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया कि इंक पेन से साइन करूंगी, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड इनवैलिड? क्या मोंजुलिका माइनर है? तो फिर इनवैलिड क्यों? अब अनसाउंड माइंड को घोषित करने के लिए क्या ऐसा सीन बनाना पड़ेगा? है ऐसे मोंजुलिका को क्या करोगे भैया? बताओ, ऐसा सीन बनाना पड़ेगा क्या? अब भैया बताओ, क्या सिर्फ ऐसे सीन से अनसाउंड माइंड घोषित होगा? सर बहुत सरल डेफिनेशन है, मोंजुलिका बनने की जरूरत नहीं है भैया, मोंजुलिका बनने की जरूरत नहीं है। जज साहब ने हाथ जोड़ लिए, सुना इधर, सुन मेरी बात। जज साहब ने हाथ जोड़ लिए, जज साहब ने क्या बोला? जज साहब ने बोला अनसाउंड बनने के लिए मोंजुलिका बनने की जरूरत, सिर्फ दो बातें पूरी करनी है, सिर्फ दो बातें। पहली बात, अगर आप किसी भी बंदे से कांटेक्ट कर रहे हो जो मोंजुलिका की स्थिति में नहीं है, ठीक है, सुन मेरी बात। अब जैसे मैंने वॉइड के साथ कांटेक्ट किया, वॉइड को सिर्फ दो बातें पूरी करनी है। क्या वो जो मैं उससे बोल रहा हूं या लिख के दे रहा हूं, क्या वो समझ रहे हैं? वो कह रहा ना वॉइड है, वॉइड है, यानी वो समझ। साथ के साथ सुनना ध्यान से, प्लस में अगर आप उसे समझ रहे हो तो उससे तुम अपना जजमेंट निकाल सकते हो कि वो मेरे हित में है या नहीं है। ये सेक्शन 12 कहता है। सेक्शन 12 क्या बोलता है? अब देखो, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं भैया ये मेरा मोबाइल ले लो 1 लाख रुपए में, और आप खरीद रहे हो, कौन खरीद रहा है? पल्लव खरीद रहा है। अगर पल्लव कह रहा है सर मैं आपको मोबाइल 1 लाख रुपए में खरीद रहा हूं, तो पल्लव सेक्शन 12 में लपेटा जाएगा। पल्लव कौन हो गया? पल्लव मोंजुलिका नहीं है, लेकिन मोंजुलिका की हरकतों से, मोंजुलिका जैसी हरकतों से खतरनाक हरकत है इसकी। पता है क्यों? सुनो इधर ध्यान दो। जज साहब ने पता क्यों? मोंजुलिका तो फिर भी अपने जेस्चर से बता रही कि वो अनसाउंड है, पर ये देखने में ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन इसने एक तो ये वाली बात पूरी नहीं करी, यानी वो समझ नहीं रहा कि मैं उसको क्या बेच रहा हूं। वो कह रहा सर मैं समझ रहा हूं आप मुझे मोबाइल बेच रहे हो, मैं समझ रहा हूं आप मुझे मोबाइल बेच रहे हो, लेकिन उसके साथ वो क्या नहीं समझ पा रहा, जजमेंट नहीं ले पा रहा कि उसका इससे बेनिफिट है या नहीं है। यानी जज की नजरों में मोंजुलिका जैसा काम करने की जरूरत नहीं है आपको, कोई भी अनसाउंड माइंड जैसी हरकतें करने की जरूरत नहीं। तेरे राम राधे भैया है कि नहीं, बात लटक के चले गए पागल खाने, ऐसी कोई हरकतें करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे साधे इंसान होंगे जैसे तुम हो, देखने में इंटेलिजेंट और बहुत ही बढ़िया इंसान लग रहे हो, लेकिन तब भी तुम अनसाउंड हो सकते हो। अगर तुमने कांटेक्ट करने के बाद एक तो ये नहीं पहचाना कि वो कांटेक्ट है किस चीज का, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तुम्हारे पास, या फिर अंडरस्टैंडिंग होते हुए भी तुम एक ऐसे अमाउंट का कांटेक्ट करो जिससे तुम्हारा हित नहीं निकल रहा, तो तुम क्या हो भैया? अनसाउंड हो। जैसे सब कह रहे हैं भाई 10,000 की चीज तो लाख में क्यों खरीद रहा है? कोई एंटीक हो, कुछ बात हो तो बात भी है। एक बंदा एक 10,000 का मोबाइल, 5,000 का मोबाइल अगर 1 लाख में खरीदा तो वो क्या माना गया? अनसाउंड कैटेगरी माना गया। अच्छा, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये मोबाइल मेरा 500 रुपए में खरीद लो, तो सारे बालक कह रहे हैं कि मैं खरीद ले तैयार हूं। सबसे पहले बात जज पूछेगा, जब अगर जज सेक्शन 12 से कवर करेगा, अगर जज सेक्शन 12 से कवर करेगा, जज पहले पूछेगा भाई तूने समझ लिया तू क्या खरीद रहा है? वो कह रहा है सर बिल्कुल लीगल चीज खरीद रहा हूं, कोई ड्रग्स नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई इलीगल काम नहीं कर रहा, बिल्कुल लीगल चीज खरीद रहा हूं, मोबाइल तो खरीद रहा हूं सर से। दूसरी बात, तूने जजमेंट निकाल ली कि तेरा इसमें हित है या नहीं है?
वो कह रहा सर हित है मेरा, मार्केट में कम से कम 1000 का तो बिकेगा, और कितने का मिल रहा है मुझे, 500 मिल रहा है, तो मुझे अपना हित समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द कैटेगरी ऑफ साउंड माइंड। लेकिन अगर आप साउंड माइंड कह रहे हो अपने आप को और आप इन दोनों बातों को प्रूफ नहीं करते, कौन सी बातों को सर, तो साउंड माइंड ने मात्र सिर्फ 2 चीजें तुमसे कही। साउंड माइंड ने बोला कोई जरूरत नहीं है मोंजुलिका के जैसे खतरनाक काम करने की, मुंडे हिला हिला के बाल हिलाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखनी है, कोई बंदा सामने से बिल्कुल जेन्युइन हो, मोंजुलिका जैसा खतरनाक ना लग रहा हो, तब भी उससे बस 2 चीजें पूछ लेना, भाई आर यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी बात प्लस में लिख रहा हूं मैं, उसको समझने के बाद विल यू हैव द जजमेंट दैट सच कॉन्ट्रैक्ट इज इन योर इंटरेस्ट, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट से तुम्हारा फायदा, इंटरेस्ट या हित है या नहीं है। अगर ये और ये तुम दोनों समझ के कर रहे हो कि हाँ सर मुझे लगता है मेरे से फायदा है और मैं समझ रहा हूं मैं किस चीज से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो यू आर, यानी साउंड माइंड की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, पर्सन इज सेड टू बी अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम पे आप उस कॉन्ट्रैक्ट को समझ रहे हो और उससे जजमेंट निकाल पा रहे हो कि आपके हित में वो कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं बात। अगर ये दोनों बातें आपने पूरी कर दी कोर्ट में तो आप साउंड हो, अगर इन दोनों में से कोई बात आप कोर्ट में पूरी नहीं कर पाए तो फिर आपको अनसाउंड की कैटेगरी में रखा जाएगा, फिर आपके ऊपर अनसाउंड वाला लगाएगा और एग्रीमेंट विद द अनसाउंड माइंड इज वॉइड होगा। इतनी बात समझ आ रही है। इसके बारे में डिटेल में अगले लेक्चर में चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।